नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं नितेश छाबड़ा और क्रिकेट कनेक्शन के एपिसोड 13 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जुड़े हैं क्रिकेट कनेक्शन के इस खास एपिसोड में, जो आईपीएल 2020 जो कि 4 दिनों बाद स्टार्ट होने वाला है, उसकी चर्चा के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं लाइव। और आज हमारे साथ विशेष रूप से अलग अलग शहरों से इंडिया के हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, जिनसे हम आईपीएल में अलग अलग टीम का रिव्यू करेंगे कि कौन सी टीम की तैयारी कैसी है, कौन सी टीम का प्रदर्शन खास होने वाला है, किस टीम की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो हमारे साथ जो अभी गेस्ट जुड़े हैं उनको मैं एक बार जल्दी से सबका छोटा सा मैं परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले सीनियर मोस्ट हमारे साथ जो है प्रबोध देश पांडे जी है। प्रबोध जी नमस्कार, आपका स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार नीतीश भाई। प्रबोध जी भिलाई के रहने वाले हैं मूल रूप से, पर अभी पुणे में जॉब करते हैं। श्री सीमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर है प्रबोध जी। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं एस नागराजन जी, जो तमिलनाडु से आते हैं और अभी दिल्ली में रहते हैं। ये भी इंजीनियर हैं और ये भी सीमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। स्वागत है आपका नागराजन जी, वेलकम। इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं विवेक सिंह जी, जो कि रहने वाले मूल रूप से कटनी के हैं पर जॉब करते हैं भाटापारा के पास जो सीमेंट कंपनी है वहां जॉब करते हैं। और हमारे साथ विशेष रूप से जुड़े हैं कवर्धा के प्रियेश चौबे जी, जो कवर्धा के मूल निवासी हैं और ये भी भाटापारा में जॉब करते हैं। स्वागत है आपका प्रियेश। तो सभी मेरे फ्रेंड्स का, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम एक एक करके जो आईपीएल की अलग अलग टीम्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी टीम किस तरह से खेलेगी, किस टीम के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दर्शकों से एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो, अगर कुछ जानना हो, तो निश्चित रूप से बिल्कुल आप इसमें कमेंट करें। और अगर आपकी कुछ क्वेरी रहेगी तो बिल्कुल मैं हमारे गेस्ट तक पहुंचाऊंगा, तो उसका फिर आपको आंसर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी रेडी हैं? स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। तो शुरुआत करते हैं प्रबोध देश पांडे जी से। सबसे पहले प्रबोध सर से हम चर्चा करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, जो कि अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम है आईपीएल की, और सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और 3 बार की चैंपियन रह चुकी है। प्रबोध जी क्या कहना चाहेंगे चेन्नई की तैयारियों के बारे में? स्टार्ट करें आप। चेन्नई का तो ऐसा है नीतीश जी कि चेन्नई की टीम की सबसे बड़ी यूएसपी तो उनका कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, निश्चित रूप से वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑल टाइम हैं। और दुनिया का कोई ऐसा टाइटल नहीं है जो धोनी के बैग पे ना हो। उन्होंने सारी आईसीसी की और T20 के सारे टाइटल्स जीते हुए हैं। और आईपीएल में थ्रू आउट उन लोग के सारे परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहे आज तक। और प्लेऑफ्स में और फाइनल जीतने में 3 बार इन्होंने टाइटल उठाया है। और बिल्कुल सबसे बड़ी चीज इनके पास है, जो ये टीम लेके चलते हैं वो हमेशा एक अंडररेटेड टीम रहती है, बट बहुत एक्सपीरियंस टीम रहती है, जिसको T20 में कहते हैं जनरली कि T20 इज द गेम ऑफ द यंगस्टर्स। बिल्कुल। बट लास्ट ईयर इनकी टीम में 33 प्लस के 8 खिलाड़ी थे। बिल्कुल। और इस बार भी इनकी एवरेज जो एज है प्लेयर्स की, दैट इज अराउंड 28। बिल्कुल। तो ये एक काफी बड़ा एक्सपीरियंस को लेके चलते हैं और काफी सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल रहती है महेंद्र सिंह धोनी की, जिसके कारण कि इनको हमेशा सबसे खतरनाक कैप्टन माना जाता है। और खैर कप्तानी तो अलग चीज है, विकेट कीपिंग और बैटिंग में तो इनका कोई तोड़ नहीं है। ये किसी भी समय मैच का रुख पलटने का एक स्टंपिंग से या अपने कुछ सिक्सेस से मैच का रुख अचानक टर्न कर देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है इनकी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये अपने जो प्लेयर्स पे फेथ दिखाते हैं और काफी अंडररेटेड प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से आज तक यूटिलाइज किया है इन्होंने, जो इंटरनेशनल पे उतना नहीं चल पाए, बट इनके कैप्टेंसी में उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है। जी निश्चित रूप से सबसे अच्छी बात आपने कही कि अंडररेटेड प्लेयर्स को उन्होंने इस तरह से उभारा है कि उन्होंने हर बार जब धोनी ने फेथ दिखाया उन्होंने उनको रिटर्न दिया है उस टाइप का। बिल्कुल निश्चित रूप से।
तो मैं सबसे पहले आता हूँ जो एक इनके साथ, लेकिन अभी जो इस बार इश्यूज हुए हैं, दो इनके काफी एक्सपीरियंस्ड और काफी शानदार इनके कंटिन्यू प्लेयर रहे, हरभजन जी। सिंह और सुरेश रैना इस बार स्क्वाड सुरेश पे रैना। नहीं है इनके। तो टीम कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर होने के साथ अच्छे स्पिनर हैं और T20 में बहुत यूजफुल बैट्समैन है। सुरेश रैना स्पेशली बहुत अच्छे बैट्समैन है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में, और फिटनेस लेवल बहुत हाई है इनका। तो फील्डिंग में उनका एक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है, बट टीम विल मिस हिम। और हरभजन सिंह को कई बार, जैसे लास्ट आईपीएल, दो आईपीएल में आपने देखा होगा कि स्लो स्टार्टिंग ओवर्स में पावर प्ले में यूज किया हरभजन बॉलिंग। को और हमेशा इफेक्टिव रहे। बिल्कुल। और 2018 में उनको प्ले ऑफ यानी पावर प्लेस में बहुत इफेक्टिवली यूज किया और लोग सरप्राइज थे कि फाइनल नहीं खेले, लेकिन उनका कहना था कि मेरे टीम कॉम्बिनेशन में सेट नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल। एमएसडी की बहुत बड़ी क्वालिटी है धोनी की कि वो काफी सरप्राइज भी करते हैं अपोनेंट्स को। तो इस बार इस कारण जो टीम कॉम्बिनेशन में इश्यूज आ रहे हैं, बट मेन इनके साथ इशू आ रहा है इस बार ओपनिंग पार्टनरशिप का। जी। दे डोंट हैव ए वेरी रेगुलर ओपनिंग पार्टनरशिप। शेन वाटसन है, नो डाउट उनके एक तो फिक्स ओपनर शेन वाटसन रहेंगे ही, हाँ हाँ। वहां पे कोई सेकंड चॉइस नहीं है उनके साथ में, लेकिन पेयर करने का इश्यूज आएगा। तो शेन वॉटसन इसके के लिए साथ ओपनर में मुरली विजय हो सकते हैं। मुरली विजय एक ऑप्शन है, और दूसरा अगर ट्रायल बेसिस पे लें तो फाफ डू प्लेसी भी एक ऑप्शन है। जी। तो ये दो ऑप्शंस हैं, बट फाफ डू प्लेसी के साथ इशू ये रहेगा कि फॉरेन प्लेयर्स की लिमिटेशन जो है 4 प्लेयर्स की, बिल्कुल। तो वो काफी मैचेस में वो फिट नहीं हो पाएंगे जहां पे एक एक्स्ट्रा स्पिनर आपको लगेगा, जहां पे आप इमरान ताहिर को खिला रहे हैं, इधर सैंटनर को खिला रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल निश्चित रूप से। ब्रेवो और वाटसन ये दो फॉरेन प्लेयर हैं, ये हमेशा फिक्स आपकी पोजीशन पे रहेंगे ऑल द मैचेस। अगर बिल्कुल ये इंजोर्ड नहीं हुए या कोई इश्यूज नहीं रहे तो ये दोनों कंटिन्यू आपके सारे मैचेस में आपको दिखेंगे। निश्चित और रूप से। मोस्ट ऑफ ऑल इमरान ताहिर भी आपको हर मैच में दिखेंगे, क्योंकि यूएई की जो पिचेस है एक्सपेक्टेड है कि काफी स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से। और इमरान ताहिर इज ए वर्ल्ड नोन बॉलर और अभी वहां पे भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। तो बिल्कुल। डेफिनेटली इमरान ताहिर को टीम से मिस नहीं करेंगे। तो केवल उसके बाद एक फॉरेन प्लेयर की यानी कि अब्रॉड प्लेयर की स्पेस बचती है उनकी टीम में। दैट्स व्हाई इशू आएंगे इनके साथ में। फाफ डुप्लेसी कि हम वहां पे लुइगी एनगीडी को लें या हेजलवुड को लें या फिर बिल्कुल। सैंटनर बिल्कुल। को लें या फिर फाफ डुप्लेसी, ये चार में से एक प्लेयर आपका बचता है प्लेइंग 11 के लिए, क्योंकि तीन आपके ऑलमोस्ट हर मैच में फिक्स हैं। बिल्कुल। और एक उसके और बाद आते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहिए। आप कहिए। तो ये तो हुआ ओपनर का। तो आई विल गो विथ मुरली विजय, बिल्कुल एक क्योंकि मुरली एक्सपीरियंस है विजय उनको। एक्सपीरियंस है और सीएसके के साथ काफी खेले हैं और एमएसडी की कैप्टेंसी में भी काफी इंटरनेशनल खेला हुआ है। तो एक एडवांटेज है उनके साथ में। उसके बाद आता है आपका नंबर 3 पोजीशन, उसको नो डाउट एक ही क्लेम बनता है, दैट इज अंबाटी रायडू। तो ही विल बी फिक्स इन द नंबर 3। जो मेरा प्लेइंग 11 जो मैं कंसीडर करता हूँ उसमें मतलब अंबाटी रायडू जो है वो 3 पे आना चाहिए। सुरेश रैना के स्थान पर अंबाती रायडू यस प्रमोट होंगे। यस यस। बिल्कुल। अदरवाइज ही विल बी इन द 4। बट आज की डेट में वहां पे अगर खेलना है तो 3 नंबर पे आपका अंबाटी रायडू आते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद आता है इशू आपका नंबर 4 और नंबर 5 पे। जी। एक्चुअली इस पोजीशन को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। इस पे 4 और 5 पे तो दो ही प्लेयर हैं अभी जो यूज करना चाहिए। एक तो धोनी खुद है और जी। दूसरा है केदार जाधव। बिल्कुल। बट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, धोनी को उतरना होगा 4 पे या 5 पे, क्योंकि धोनी को बिल्कुल। आजकल जो उनका बैटिंग स्टाइल है वो आते साथ पिंच हिटिंग नहीं स्टार्ट करते, तो उनको टाइम चाहिए होता है। एटलीस्ट T20 में भी ही नीड्स 8 to 10 बॉल्स टू गियर अप द गेम। बहुत बढ़िया बात कही। तो बिल्कुल। इसको जब वो धोनी उतरेंगे तो आई थिंक मैक्सिमम बाय द 12th ओवर ही मस्ट बी इन द ग्राउंड, चाहे वो उनकी टीम का 1 विकेट गिरा हो, 2 गिरा हो या 3 गिरा हो। निश्चित रूप तो से। धोनी को खुद को वहां पे समय देना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली ही हैज टू शफल केदार एंड हिमसेल्फ।
तो ये तो हो जाते हैं आपके 5 नंबर तक के प्लेयर। बिल्कुल। इसके बाद 6 नंबर पे आते हैं ड्वेन ब्रावो, नो डाउट। और 7 नंबर पे आपके आ जाते हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा आएंगे, बिल्कुल। जी। तो ये 7 तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट दैट इज अ फ्रीज पोजीशन। इसके बाद जो आपका बॉलिंग लाइनअप आता है वो चालू होता है। तो पेस बॉलिंग अटैक में इंडियन पेसर में दीपक चहर ऑलमोस्ट सारे मैचेस खेलेंगे ऑलमोस्ट क्योंकि ही सभी इज ए मैच गुड खेलेंगे, विकेट बिल्कुल। टेकर। ही इज बिल्कुल। ए वेरी गुड विकेट टेकर इन द पावर प्लेज ऑल्सो। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और बिल्कुल। धोनी ने जब भी उनको बॉल दी है, मैं पिछले सीजन में देख रहा था कि उन्होंने विकेट जरूर निकाला है। तो उस बिल्कुल। चीज को कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो ये 8 प्लेयर अपने फिक्स हो गए। 8 नंबर पे आपके दीपक चहर हो जाते हैं। और अगर एक अभी अपने 2 फॉरेन प्लेयर हुए ना, तो आपके तीसरे आते हैं इमरान ताहिर इन द स्पिनर इमरान ताहिर। अटैक पे। या तो ये 9th पोजीशन आपकी आ जाती है यहाँ तक। जी। इसके बाद अपने पास शफलिंग चालू होती है। इनको अब इनके पास अभी तक 2 स्पिनिंग अटैक आ गए जेनविन, जो कि ताहिर और रविंद्र जडेजा है। और हम्म। एक चीज जो बोल रहा था कि अंडररेटेड प्लेयर को जो यूज करने वाला केदार जाधव का जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है, दैट इज द बेस्ट इन द कैप्टेंसी ऑफ एम एस धोनी। बिल्कुल। एम एस धोनी अगर विकेट के पीछे खड़े हैं और एमएसडी उसको गाइड कर रहे हैं और वो उसे बॉलिंग करा रहे हैं, तो यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट। और वो एक बिल्कुल। सुरेश रैना के एब्सेंस में बहुत बड़ा इस बार एक अंडरडॉग यू कैन से हो सकता है केदार जाधव इस बार का। और बिल्कुल। खासकर जो यूएई की पिचेस हैं, अबू धाबी की पिचेस हैं, और जो इसका थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का बॉलिंग एक्शन है, और बॉल की हाइट जो एडजस्ट करते हैं, रिलीज की हाइट और विड्थ जो एडजस्ट करता है केदार, वो काफी चीजें यूजफुल रहेगी इस बार के आईपीएल में। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे फिर आ जाते हैं आपके एक इंडियन स्पिनर। और अगर 3 स्पिनर अगर हम लेके खेल रहे हैं जेन्युइन, तो उसमें जगह बनती पीयूष चावला की। पीयूष चावला, बिल्कुल। जी। और अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस अगर पीयूष नहीं कर पाए डिलीवर, क्योंकि तो एक ऑप्शन अपने पास करण शर्मा का उनके पास करण रहेगा। शर्मा भी है। आइदर करण शर्मा, आइदर पीयूष चावला पीयूष उस चावला। पोजीशन पे रहेंगे। और उसके बाद बचता है एक पेसर और मिनिमम जो उन्हें चाहिए होगा। तो इनके पास अगर फाफ डुप्लेसी को ये खिलाते हैं, तो उनको इंडियन पेसर लेना पड़ेगा, दैट इज शार्दुल ठाकुर। आई थिंक दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल। और अगर उनको नहीं लेते हैं, तो अभी जो अवेलेबल है आपका एंगेडी और हेजलवुड में टाई है, बट आई विल गो फॉर द हेजलवुड जो उनका करंट फॉर्म है एज कम्पेयर टू एंगेडी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया फॉर्म है, बिल्कुल। तो दिस इज माय प्रोबेबल प्लेइंग 11 जी। फॉर द सीएसके। इसमें कुछ चाहेंगे आप? एक चीज, सैम करन भी है टीम में, तो क्या इनकी जगह बन सकती है? सैम क्योंकि करन की दोनों डेफिनेटली बन सकती है। लास्ट आईपीएल में आई थिंक इन्होंने हैट्रिक भी ली थी, वर्ल्ड कप में भी हैट्रिक हैट्रिक लगाए थे, करी थी। बिल्कुल। सैम करन की जगह बनती, बट वही है जो एक अब्रॉड पेसर का जो इश्यू रहेगा, उसमें हेजलवुड और करन के बीच में भी टाई आएगी। बिल्कुल। और ठीक। सेंटनर और सेंटनर भी एक एक्सपेक्टर है। हालांकि काफी अच्छी बैटिंग कुछ मैचेस में उन्होंने करी है, टी20s में भी और ओडीआईज में भी। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। बट प्रिफर्ड 11 में आई थिंक अभी जो 3 पेसर अपन काउंट कर रहे हैं, तो उसमें आई विल गो फॉर द हेजलवुड। जी, निश्चित रूप से। अच्छा, एक और मेरा सवाल है आपसे कि जी। जैसे चेन्नई के मैनेजमेंट की तरफ से एक खबर आई थी कि सुरेश रैना की जगह वो ऋतुराज गायकवाड़ पर दांव लगाएंगे और उनको मौका देंगे। तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ भी हो सकते हैं नंबर 3 चेन्नई सुपर किंग्स के? यंग ऋतुराज प्लेयर है गायकवाड़ और पे अगर दांव लगाना है एक नए प्लेयर पे, तो आई विल गो फॉर द ओपनिंग इंस्टेड ऑफ मुरली विजय। जी। क्योंकि मुरली को रिप्लेस करने से एक डिफरेंस है कि मुरली की फील्डिंग अगर आप कंपेयर करें, उसके स्पीड ऑफ रनिंग और फील्डिंग एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स फिटनेस लेवल, वो थोड़ा जी। सा 19 आती है। बिल्कुल। तो अगर आप यंगस्टर को ला रहे हैं, तो यू कैन
ट्राई इन द पहले जो 2-3 मैच हैं इसमें आप चांस ले सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट जैसे युवराज पे चांस लिया गया था 2-3 मैच में स्टार्ट में, अगर आप क्लिक कर गए तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं। इधर जैसे गेल पे भी लिया जाता है कभी कभी 2-3 मैचेस स्टार्ट के, जब आपका बिल्कुल चांस लेने का आपके पास ऑप्शन होता है तब आप ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग 2-3 मैचेस पे अगर आप चाहें ऋतुराज गायकवाड़ पे, और यंगस्टर्स के लिए तो डू और डाई का होता है। आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बिल्कुल। दुनिया को दिखाने के लिए, जैसे बुमराह और काफी प्लेयर वर्ल्ड के निकले हैं जो बहुत आगे तक गए हैं। जी निश्चित रूप से। तो वैसे लगभग आपने बहुत संतुलित 11 प्रोबेबल 11 निकाला है, तो निश्चित रूप से शायद इसी तरह से चेन्नई का मैनेजमेंट भी सोच रहा होगा कि इसी तरह से उनको जाना चाहिए। और फिर डेफिनेटली उसके बाद तो बहुत आगे सोच रहे हैं। जी जी, उसके बाद तो ऑप्शंस फिर बहुत हैं कि, और मैचेस भी जी बहुत है, और फिर जी कुछ ना कुछ लगे भी रहता है कि कोई अनफिट हो गया है, कोई चोटिल हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं। तो निश्चित रूप से, पर कुछ और डिफॉल्ट प्लेयर ऐसे हैं जो खेलेंगे, लगभग 14 मैच खेलेंगे पूरे, जैसे 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जी जी, जो लगभग पूरे इसमें 14 करीब मैच करीब खेलेंगे। 7 प्लेयर ऐसे हैं जो पूरे मैचेस खेलेंगे ही खेलेंगे। जी। अच्छा, एक चीज अब स्ट्रेंथ और वीकनेस पर चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से स्ट्रेंथ तो MS धोनी ही है टीम की। डेफिनेटली। धोनी और उनकी कैप्टेंसी, और सर बीच में मैं इंटरप्रेट करना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। जी जी देशपांडे सर, जैसा है कि इनके स्क्वाड में इस बार पीयूष चावला को भी इंक्लूड किया जी। सीएसके ने। ऑलरेडी इनके टीम में इमरान ताहिर तो बेस्ट लेग स्पिनर है। अभी 2 लेग स्पिनर तो प्ले नहीं कर सकते हैं, और इनका करण शर्मा भी अच्छा प्रदर्शन किया। मेरा उसमें पिछले ओपिनियन गेम्स जितना थोड़ा भी था डिफरेंट वो था। कब भी देखते हैं। फाइनल होता है ये भी है, जिस टाइम वो फाइनल खेलता है उसको कप भी जीता हुआ है। हैदराबाद के साथ भी जीता था, मुंबई इंडियंस के बाद भी जीता था, के साथ भी जीता था, लगातार 3-4 जो करण शर्मा फाइनल्स खेला था, हर टाइम उसने फाइनल्स भी जिताया। पीयूष चावला का कुछ देख सकते हैं क्या पर्पस था पीयूष उनका चावला लेने का का? एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो पीयूष चावला का जो स्पीड है, कर्ण शर्मा और इमरान ताहिर की स्पीड ज्यादा है बॉलिंग की काफी। जस्ट लाइक आपका जो रशीद है और इमरान ताहिर है, इन लोग काफी पेस पे बॉल करते हैं। दोनों जेन्युइन लेग स्पिनर वर्ल्ड नोन है, बट पीयूष चावला का स्पिन और उसका रिस्ट वर्क इन लोगों से थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे, कि खासकर जब स्लो पिचेस मिलती है तो यू कैन ऑप्ट फॉर लाइक अमित मिश्रा जो है अपने, या पीयूष चावला है, तो काफी इफेक्टिव रहते हैं कुछ सर्टेन कंडीशंस में, एज कम्पेयर टू द स्पीडी वन की आप करण शर्मा और ताहिर को दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। तो यू कैन ड्रॉप ताहिर एंड टेक करण शर्मा एंड टेक डुप्लेसी इन द टॉप ऑर्डर। सेम वे जैसे चेन्नई में जैसे लोकल लेग्स है, जैसे साई कसर है, जगदीश है, ऐसे 2-3 प्लेयर्स को भी इन्होंने चांस मिलेगा इस बार। जगदीशन इज अ विकेट कीपर आई थिंक, और मुश्किल है जब MS टीम पे है विकेट कीपर है, बिल्कुल। तो जगदीशन को चांस मिलना मुझे कम लग रहा है। बट जो आपका ऋतुराज गायकवाड़ है और आपका ये रवि श्रीनिवासन साई किशोर है, ही इज अ लेफ्ट आर्मर, तो उनके ऊपर स्टैक खेल सकती है एक आध मैच में। दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ द डे एक्चुअली। बिल्कुल। एक चीज और आपसे, आखिरी बात आपसे जानना चाहूंगा कि वीकनेस क्या हो सकती है, क्या एक वीक पॉइंट हो सकता है चेन्नई का? वीकनेस एक रेगुलर ओपनिंग का जो है वो बहुत बड़ा वीकनेस है अभी इनके पास में। जी। और इनके पास जो 2 रेगुलर नंबर ओपनिंग, और 3 नंबर पे जो अनसर्टेनिटी है अभी, जी जी, आपके पास शेन वॉटसन फिक्स है, 4-5 पे आपके पास फिक्स है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर पे आपको रायडू को लेना है, गायकवाड़ को लेना है, डुप्लेसी को लेना है, या किसी और ऑप्शन पे आप जाएंगे।
ये एक इशू रहेगा वो, क्योंकि 2 नंबर का जो बैट्समैन होता है दैट बहुत की प्लेयर होता है, निश्चित रूप से। तो ये बहुत बड़ी वीकनेस है इनकी अभी। और मेरे ख्याल से आप जो ओपनिंग स्लॉट तो बोल रहे हैं, मेरे को एक चीज ये भी है कि नंबर 3 को भी हम वीकनेस मानेंगे जब तक कि वो सेट ना जी हो वही, जाए शुरू के मैं 2 और 3-4 3 मैच में। दोनों इसीलिए पकड़ रहा जी हूँ कि अंबाटी रायडू बहुत अच्छा प्लेयर है। लास्ट ईयर उनका वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। बिल्कुल। जब अपन ने सोचा था कि 4 नंबर पे रायडू को लिया जाएगा, बट ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द वर्ल्ड कप। बट उनकी कंसिस्टेंसी हमेशा डाउट में रहती है। पर बहुत आईपीएल में उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बैट्समैन है, बट कंसिस्टेंट है। अंबाती रायडू का आईपीएल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया आईपीएल में उन्होंने। कंसिस्टेंट है। जी बट वही है ना कि अनसर्टेनिटी जो 2 और 3 नंबर की, वो कहीं ना कहीं तो आपका साइकोलॉजिकल हिट करती है चीज। तो हो सकता है कि निश्चित पहले रूप से। 2-3 या 4 मैच इनको लग जाए अपना टॉप ऑर्डर सेट करने में। फिर भी एक चीज है, प्रबोध जी की चेन्नई सबसे खतरनाक टीम है और धोनी की यही खासियत रही है कि वो अपनी वीकनेस को बहुत जल्दी स्ट्रेंथ में चेंज करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और इस और तरह वही से शो करते सरप्राइज हैं कि फैक्टर कहीं पर रहता है कोई ना इनके लूप होल पास। नहीं है। जी और इनके पास सबसे मेरा बड़े एक जो क्वेश्चन है नीतीश स्टार्स भैया। हैं, हाँ इनके पास धोनी तो एक सुपरस्टार है ही है, लेकिन इनके पास जो उसके अलावा है एक और बहुत खतरनाक प्लेयर है, दैट इज ड्वेन ब्रावो। बिल्कुल सिंगल हैंडेड बॉलिंग या बैटिंग से मैचेस कई बार T20s में निकाल चुके हैं बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे टच में है और एक नया कॉन्फिडेंस मिला 500 T20 विकेट्स का उसको, तो एक नए लेवल पे है भी ड्वेन ब्रावो तो वैसे भी। बिल्कुल। प्रियेश, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है देश पांडे सर कि जी जैसे कि धोनी ने पिछला जो मैच खेला था 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में खेला था, उसके बाद उन्होंने कोई इंटरनेशनल खेला नहीं है, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेला और इस बीच में लॉकडाउन का जो पीरियड रहा है, लॉकडाउन का पीरियड तो स्पेशली सभी टीम्स के लिए एक मैनेजेबल सिचुएशन रहेगा। बट जैसे धोनी की बात करें हम तो पूरी टीम सीएसके घूम फिर के धोनी पे आ जाती है और मेरे को लग रहा है रैना का अब्सेंस भी रहेगा और जो भज्जी अपने हरभजन सिंह जो है वो भी बहुत सीनियर प्लेयर रहे चेन्नई के, इन दोनों का बिल्कुल उनको कमी खलेगा, तो कहीं ना कहीं उनको डेफिनेटली। कुछ और बेसिकली देखा जाए तो इतने क्रिकेट से दूर भी रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा कि कैसे वो मैनेज कर पाते हैं। बट ऐसा है कि धोनी की टीम में एक्चुअली एक्सपीरियंस प्लेयर्स की कमी नहीं है अभी। उनके साथ जो लगातार खेल रहे हैं, शेन वॉटसन हो गए, ड्वेन ब्रावो हो गए, और उसके बाद जडेजा रायडू भी है। एक्सपीरियंस लेवल सभी का बहुत अच्छा है और वो काम आएगा। बट हाँ, एक जो रस्टीनेस रहती है मैच प्रैक्टिस की, खासकर जो इंडियन प्लेयर्स अभी जा रहे हैं, काफी जो बाहर से आ रहे हैं, ड्वेन ब्रावो एक इनके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, जो खेल के आ रहा है, इमरान ताहिर खेल के आ रहा है, जो भी प्लेयर्स खेल के आ रहे हैं वो एक मैच प्रैक्टिस पे है एटलीस्ट। जैसे धोनी के साथ बिल्कुल सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ये हो सकता है कि वो पिछले 12 महीने 14 महीने से उन्होंने इंटरनेशनल या कोई भी लेवल का क्रिकेट नहीं खेला। बट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि धोनी ने जो हमेशा फिटनेस और अपना मैच स्टैंडर्ड्स हमेशा दिया है कि वो, तो उससे भी आगे निकल के ही आएगा। होप सो फॉर द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा क्वेश्चन था सर जी जी कि सर इस टीम कॉम्बिनेशन में सर देशपांडे सर आप एक्स फैक्टर किसको लेंगे? एक्स फैक्टर तो जनरली हम नए प्लेयर से निकालते हैं, लेकिन इस बार का जो एक्स फैक्टर है वो हो सकता है, जैसे नागा बोल रहा था कि इस बार करण शर्मा भी एक्स फैक्टर हो सकता है, ऋतुराज गायकवाड़ भी एक्स फैक्टर हो सकता है, इसको लोग जानते नहीं। और जी होपफुली बहुत अच्छे परफॉर्मर करण शर्मा थ्रू आउट पिछला 2 सीजन बहुत अच्छा गया है उसका, इस बार स्टैक पे वो भी रहेंगे। बिल्कुल लेकिन जो इस बार रेटेड नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा अंडरडॉग इस बार का केदार जाधव है इस टूर्नामेंट का पूरा। लोगों की इससे एक्सपेक्टेशन नील है, बट धोनी उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर।
जी तो फ्रेंड्स ये प्रबोध देश पांडे जी जिन्होंने चेन्नई की टीम पर रिव्यू दिया अपना और बताया कि क्या क्या चेन्नई की स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकती है, क्या टीम कॉम्बिनेशन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्रबोध सर आपका। थैंक यू। अब मैं पहुंचता हूँ विवेक जी पास। विवेक जी जो मुंबई इंडियंस पर अपना रिव्यू देंगे। यस सर। तो विवेक जी शुरुआत करते हैं कि आपका मुंबई इंडियन का टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, और जैसा कि मुंबई पर एक और प्रेशर रहेगा कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस है और सबसे ज्यादा बार उन्होंने आईपीएल जीता है। यस सर, और अपना अगर देखा जाए तो लास्ट 1.5 ईयर से या 2 ईयर से अगर कहा जाए तो रोहित शर्मा भी और जबरदस्त फॉर्म में है। और जबरदस्त फॉर्म में। यस। तो क्या क्या मुंबई के सामने चैलेंजेस हैं और उनका टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस पर आप अपनी राय देंगे। जी यस सर। तो सबसे पहले सर अपना टीम कॉम्बिनेशन पे जाएंगे तो सबसे पहले अपना ओपनिंग पेयर जो है वो उसको डिसाइड करने के लिए रोहित शर्मा और वेल नोन डी कॉक जो विकेट कीपर बैट्समैन है जी ये इनको मैं ओपनिंग में लेना चाहूंगा। बिल्कुल। और इसके बाद फिर लास्ट सीजन सूर्य कुमार यादव का बहुत अच्छा रहा, उनको अपना फर्स्ट डाउन की पोजीशन 3rd नंबर पे वो आएंगे। बिल्कुल इसके बाद एक काफी कैपेबल प्लेयर है इनके पास, ईशान किशन। जी ईशान किशन को 4th पोजीशन देंगे आप। बिल्कुल पे लेंगे सर। और इसके बाद इनके पास ऑलराउंडर काफी अच्छे हैं मुंबई इंडियंस के पास, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कुणाल। तो इसमें 5th पे पोलार्ड और पांड्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी 5th पे पोलार्ड को रखूंगा, और 6th 7th पे कुणाल और हार्दिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। बिल्कुल। और 8th पे ओवरसीज प्लेयर में अभी अपने पास नाथन कुल्टर-नाइल की काफी अच्छी बैटिंग में भी अच्छी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और 9th पे ना स्पिनर एक और राहुल चहर, जो कि इनके पास काफी अच्छा, राहुल चहर ने आईपीएल का सीजन काफी अच्छा रहा है। बिल्कुल। तो राहुल चहर एक इनके पास स्पिनर है। और इसके पास फिर डेप्थ बॉलिंग में काफी अच्छे बॉलर हैं इनके पास में, बुमराह और बोल्ट। तो ये अपने टोटल 11 प्लेयर्स में है, जिसमें ओवरसीज प्लेयर में डी कॉक, पोलार्ड और नाथन कुल्टर-नाइल और बोल्ट, ये 4 हैं सर। इसके बाद कुल्टर-नाइल को इनके पास जैसे मलिंगा बाहर हो गए तो उनकी जगह जेम्स पैटिसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है उनको कॉल किया गया, तो वो जुड़े हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। कुछ वो जुड़े हुए हैं। उसके बाद यदि कुछ चेंजेस होता है तो नाथन कुल्टर-नाइल की जगह पैटिसन आ सकते हैं, या फिर यंगस्टर भी है इनके स्पिनर में देखे जाए तो एक अनुकूल रॉय करके एक स्पिनर है, अंडर 19 में काफी अच्छा खेले और झारखंड के हैं ये। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो, और लेफ्ट हैंड बैटिंग भी करते हैं। तो वो जैसे यूएई की पिचेस में स्पिनर को काफी हेल्प मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि पेस की जगह अपने को एक एडिशनल स्पिनर खिलाना तो कुणाल पांड्या, राहुल चहर के साथ में एक अनुकूल रॉय एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। जी। और एक स्पिनर के रूप में इनके पास जयंत यादव भी हैं। बिल्कुल। स्पिनर में इनके पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट काफी अच्छे प्लेयर हैं ये। एक जयंत यादव भी एक ऑप्शन में है। तो मोस्ट प्रोबेबली अपनी प्लेइंग 11 जो स्टार्टिंग में बताई थी सर वही रहेगी। राहुल चहर स्पिनर और कुणाल पांड्या का रूप में रहेंगे। पेस में रहेंगे अपने बुमराह, बोल्ट एंड नाथन कुल्टर-नाइल जी, हार्दिक पांड्या जी, ये रहेंगे। कैरन पोलार्ड भी बॉलिंग करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा फॉर्म रहा है उनका गेंदबाजी का अभी जो कैरिबियन प्रीमियर लीग हुआ है उसमें। यस सर। इसमें यदि स्ट्रेंथ में जाएं यदि सर इनके, तो इनकी स्ट्रेंथ है इनका मिडिल ऑर्डर की ऑलराउंडर काफी अच्छे पोलार्ड और हार्दिक पांड्या, जो कि स्पिन भी बहुत अच्छी खेल लेते हैं। और इनकी डेप्थ बॉलिंग जिसमें वर्ल्ड के वेल नोन बॉलर बुमराह और बोल्ट सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो इनके पास अवेलेबल है। बिल्कुल।
और ओपनिंग में है रोहित और डीकॉक। तो काफी अच्छी टीम है इनकी, जो कि लास्ट ईयर से भी बेहतर है सर। बैलेंस्ड टीम कहा जाना चाहिए, बिल्कुल हर चीज। बिल्कुल। क्या कोई इनकी मेरे इसमें वीकनेस अगर आप क्वेश्चन था, इसमें जो एक वीक पार्ट लग रहा है टीम पे थोड़ा, स्पिन डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस की स्पिन जो कमी है, डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस की कमी है वो स्पिन थोड़ा डिपार्टमेंट सा एक वर्ल्ड लेवल का स्पिनर इस टीम पे नहीं है। और मेरा एक कुणाल, क्वेश्चन राहुल था इस चहल पे विवेक आपसे, इनएक्सपीरियंस है, बस ये परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिए हैं। आईपीएल अच्छा है इनके लिए, अच्छा गया है लास्ट ईयर। राहुल चहर के 16 मैच में 15 विकेट है अभी तक। मैं ये कह रहा था, अब्रॉड प्लेयर्स में आप पेस अटैक वगैरह जाते हैं, हाँ जी, तो पैटिंसन की जगह क्यों नहीं बन रही है आपकी टीम पे? पैटिंसन की जगह सर इसलिए कि जैसे यदि नाथन कुल्टर-नाइल को अपन से ज्यादा तवज्जो अपन नाथन कुल्टर-नाइल को देते हैं पैटिंसन की जगह, क्योंकि एक बैटिंग एक ऑप्शन बढ़ जाता है उसमें, काफी अच्छी लंबे हिट लगाते हैं कुल्टर-नाइल। और काफी इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जैसे खेले हुए हैं काफी, तो उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस है। इंटरनेशनल में अंदर बाहर हो रहे हैं, लेकिन काफी अच्छी बैटिंग जब भी खेला है तो परफॉर्मेंस अच्छी दी है। जेम्स पैटिंसन इज अ बेसिकली विकेट टेकर। इनको टेस्ट में कॉल किया गया था, टेस्ट खेला है, बाकी T20 और वनडे में तो नहीं है इनके चांसेस। बट काफी है, यदि चांस बनता है तो अपना कुल्टर-नाइल की जगह रिप्लेसमेंट में यही रहेंगे। बाकी बोल्ट की पोजीशन तो फिक्स है, वो जब यदि कुछ इंजरी वगैरह नहीं होती है तो उनकी फिक्स है पोजीशन। क्योंकि मैं जो दो चीजें सोच रहा था, आपकी 11 में दो चेंजेस अगर मुझे करने मिले, हाँ जी, तो आपका ईशान किशन से कीपिंग करा के उसको एक ड्रॉप किया जा सकता है। क्विंटन डिकॉक को अगर आउट ऑफ फॉर्म मेरा भी यही कहना था, बिल्कुल। तो और उसके अलावा आपके पास फिर बैटिंग में ऑप्शन, यू कैन गो फॉर द एन अब्रॉड बैट्समैन भी आपके पास अच्छे, एक स्टैंड बाय पे क्रिस लिन है, आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं वहां पे। हाँ, ये ऑप्शन भी है, बनता है सर। क्रिस लिन भी एक अच्छे हिटर है, बट अभी रिसेंटली जो उन्होंने CPL खेला है, रिसेंट के परफॉर्मेंस में देखा जाए तो अभी उसका आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है क्रिस लिन का। बहुत अच्छा नहीं रहा है। और डीकॉक काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। पोलार्ड का CPL बहुत अच्छा गया हुआ है अभी सीजन का। तो ये सारे इनफॉर्म प्लेयर अभी लग रहे हैं, जो कि टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से काफी बैलेंस टीम है, काफी बैलेंस, नो डाउट, काफी बैलेंस। अच्छा, एक चीज और मेरा सवाल है, एक जिसे धवल कर्णी को भी लिया जा सकता है अगर पेसर में, फिर कुल्टर-नाइल की जगह, और फिर क्रिस लिन और क्विंटन डिकॉक दोनों की जगह बन सकती है, क्योंकि धवल बिल्कुल मेरा भी यही था। बिल्कुल सर, ये चांसेस भी बन सकते हैं। धवल कुलकर्णी भी एक बेहतर बॉलर हैं, उनकी जगह तो इसमें अपने को ईशान किशन की रिप्लेसमेंट की जगह फिर उनको लिया जा सकता है सर। जी। आप कुछ पूछ रहे थे नागराजन? क्यों मैं यही कहना था, रोहित शर्मा का जो फॉर्म व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा है, जो भी खेला था बहुत अच्छा फॉर्म है अभी पिछले 3-4 साल से। बट आईपीएल में उतना फॉर्म दिखा नहीं पाया इंडियंस के लिए, कभी भी अच्छा नहीं था 3-4 साल से। अभी उन्होंने ट्रॉफीज जीते हैं इंडियंस में। रोहित शर्मा भी चलने लगे तो क्या होगा देखा कि नेवर कोई नहीं बोल सकता है। बट यही चीज है, उनका मिडिल ऑर्डर में सपोज टॉप ऑर्डर में जैसा 2-3 विकेट गिर जाता है, हमेशा अचानक से फिर टाइप का ही बैट्समैन लिंचिंग करने के, नहीं तो जो आगे रोड पे है उनकी टीम है, सब टीम है, सेंटर्स टीम है बेसिकली। नागराजन जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अगर ईयरफोन अगर ईयरफोन आपके पास अगर हो तो और अच्छा रहेगा। हाँ, ईयरफोन से ही बात कर रहा हूँ। या फिर उसका जो ज्यादा इको हो रहा है, थोड़ा उसका जो वॉइस कैचर है उसको थोड़ा पास लाकर बोलेंगे। हाँ, अभी सुन पा रहे हैं? हाँ, ठीक।
हाँ, मेरा यही था कि जैसे मुंबई इंडियंस के साथ जो भी था, उनका रोहित शर्मा ओपनिंग में खेलेंगे, फिर उसमें उनका मिडिल ऑर्डर में कोई एंकरिंग, तो लिन और डिका को ओपन करेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ रोहित शर्मा प्ले कर सकते हैं, और वो एक एंकरिंग रोल प्ले कर सकते हैं, थोड़ा पहले सचिन प्ले करता था। तो मुंबई का वो ओपनिंग से पूरा प्ले करते थे, उनके साथ में सारा प्ले करते थे, जैसा हिटर जितना भी है वो लास्ट तक मैच को लेके जाके प्ले करते थे। सो ऐसा ही रोहित शर्मा का रोल भी हो सकता है, और इनके पास इतना इंडियन बेंच है, तो फॉरेन प्लेयर्स में भी वो काम चला सकते हैं। इनके बॉलिंग में भी डीप है, जैसा जो ओपोनेंट टीम है, जैसा लेफ्ट हैंडर ज्यादा होगा लेफ्ट हैंडर को खिला सकते हैं, और जो राइट हैंडर ज्यादा होगा तो उनके पास पहले भी मयंक मार्कंडे था, इस साल वो स्पिनर लेगी जो बॉलिंग ऑप्शंस बहुत है मुंबई इंडियंस के पास। मुंबई इंडियंस के पास ऑप्शंस बहुत हैं। मैनेजमेंट ये भी सोच रही थी कि जैसे रोहित शर्मा को ओपनिंग न करवा के फर्स्ट डाउन खिलाया जाए, सूर्य कुमार यादव को ऊपर खिला लिया जाए, क्रिस लिन को भी ऑप्शन बन जाता है। तो इस सिचुएशन में यदि रोहित शर्मा ओपन नहीं करते हैं, तो यदि क्रिस लिन बाहर बैठते हैं तो डी कॉक और सूर्य कुमार यादव ओपन करेंगे, और फर्स्ट डाउन की पोजीशन पे रोहित शर्मा, जिससे कि वो मिडिल ओवर्स को मैनेज कर सकें। बिल्कुल ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव पहले भी ओपनिंग। हाँ, मेरे पास तो क्वेश्चन है। हाँ, बताओ विवेक सर, जैसे कि क्या है, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन और बहुत ही अच्छे उनके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे एज अ कैप्टन, और बट इन एब्सेंस ऑफ मलिंगा शायद उन पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि कैसे जो मिडिल ओवर्स हैं और डेथ ओवर्स को कैसे वो अरेंज करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या जब भी विकेट की जरूरत है या फिर रन रोकने हैं तो बुमराह आते हैं, ठीक है, तो बुमराह को कैसे शुरू के पावर प्ले में कराएंगे या फिर मिडिल ओवर में कराएंगे, फिर लास्ट में, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट बेसिकली एक स्विंग बॉलर है, डेथ बॉलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मुंबई को अगर बुमराह को छोड़ें। बुमराह तो डेप्थ बॉलिंग पे रहेंगे ही। इनिशियल बोल्ट के ओवर यदि निकल जाते हैं तो बोल्ट लास्ट 17th या 18th ओवर में बोल्ट रहेंगे, और मिडिल ओवर्स में मैनेज करने के लिए अपने स्पिनर कुणाल पांड्या, राहुल चहर, हार्दिक पांड्या से इन बिटवीन करवाया जा सकता है। और हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से एक मुंबई टीम के लिए काफी एक्स फैक्टर साबित होंगे, तो विकेट लास्ट बीच में आते विकेट भी निकाल लेते हैं, थोड़ा पिटाई होती है लेकिन विकेट निकाल लेते हैं, और बैटिंग में आते हैं तो काफी अच्छी लंबी हिटिंग, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, पेसर्स को भी अच्छा खेलते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डेप्थ बॉलिंग में तो बुमराह को रहेंगे ही, वो तो 17th, 18th और 20th ओवर यदि 2 ओवर स्टार्टिंग में निकाल लेते हैं तो 18th और 20th बुमराह करेंगे। उसके हिसाब से बोल्ट का भी एक आध ओवर रहेगा, बीच में हार्दिक पांड्या, ये लास्ट के ओवर डेथ ओवर के लिए बचाए जा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि मलिंगा की कमी जरूर चलेगी। मलिंगा की कमी तो खलेगी, मलिंगा तो काफी एक्सपीरियंस है, और मुंबई जब मलिंगा टीम में खेले हैं काफी अच्छी पोजीशन रही है। बट यूएई में 2014 का यदि रिकॉर्ड देखें तो मुंबई से 5 मैच खेले और 5 ही अपने मैच गंवाए हैं। लेकिन अभी सिचुएशन अलग है, अभी सारे मैच यूएई में खेलने हैं और टीम कॉम्बिनेशन भी बेहतर है। मलिंगा की कमी निश्चित खलेगी, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में बोल्ट और बुमराह जैसे काफी अच्छे वेल नोन बॉलर हैं जो कि टीम को काफी अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मेरा था विवेक जी। हाँ जी सर। इसमें जो आप बोल रहे डेथ ओवर की बॉलिंग जो रहती है, लास्ट 4 ओवर काफी क्रूशियल रहते हैं, और बुमराह नो डाउट उसमें वर्ल्ड के यानी अगर टॉप प्लेयर्स गिने तो शायद नंबर 1 पे ही आएगा, कि जो लास्ट ओवर्स में यानी उसके टक्कर का जो लास्ट ओवर बॉलर है वो केवल ड्वेन ब्रावो है इस आईपीएल पे, जो उनको मालूम है कि कैसे कंट्रोल करना है बॉलिंग को। एक मलिंगा है नहीं अभी, बट उन लोग के पास है। बट जनरली अभी मैंने देखा है पिछले कुछ मैचेस में भी एमआई ने लास्ट के 2-3 ओवर में इसको ट्राई किया है, हार्दिक पांड्या को, और उसने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए।
हाँ, अच्छे रिजल्ट दिए हार्दिक पांड्या ने, वही मैं भी बोल रहा था सर कि और यदि मेरे ख्याल से बोल्ट के काफी प्रेफरेबल बॉलर रहेंगे वो, अगर स्लॉट बचता है तो 1 या 2 ओवर जो है 17 से 20 के बीच में, क्योंकि 17 और 19 तो आपका बुमराह डालेंगे, वो जनरली 18-20 नहीं आते, 17-19 कैप्टन यूज करते हैं उनको, ताकि लास्ट ओवर के लिए अगली टीम पे मैक्सिमम प्रेशर रहे। और क्योंकि 8 रन अगर बचाने हैं तो बुमराह के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो उस समय कंट्रोल कर देते 19th ओवर, तो अगले के लिए वहाँ 15-20 रन जब वो बचाते हैं लास्ट बॉलर के लिए, तो काफी कंफर्टेबल रहता है लास्ट ओवर फेंकने वाले को, यस सर, यस सर। क्योंकि सामने वाला तो टारगेट करेगा जैसे ही उसे पता चल रहा है कि 20वां ओवर बुमराह का आ रहा है। मेरा इसमें थोड़ा सा मेरा व्यू अलग है। जो मुंबई का मैनेजमेंट क्या सोचते हैं बेसिकली कि बोल्ट को लेके आने का मकसद यही है कि वो पावर प्ले में 3 ओवर करेंगे जरूर, मेरे को लग रहा है। आप 3 ओवर कंटिन्यू चलेंगे। हाँ, और बुमराह शायद पावर प्ले में नहीं करेंगे, वो डेथ ओवर्स में, नहीं तो जब विकेट का जरूरत है उसी टाइम, जैसा ब्रावो सीएसके ने जैसा यूज किया था, वो 14th ओवर का इनिशियल हाँ कंटिन्यू 14th का ओवर 14, 16, 18 और 20 डालता था। सेम केस हो सकता है। मुंबई का मैनेजमेंट ऐसे ही थिंक कर रहे हो, धवल कुलकर्णी और बोल्ट स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हार्दिक पांड्या भी स्टार्ट कर सकता है, जो पिच के कंडीशन का डिपेंड करते हुए। और बोल्ट और नहीं तो जो भी है कुलकर्णी, नहीं तो हार्दिक पांड्या, जो भी है वो बुमराह के साथ लास्ट डेथ ओवर्स में बॉल करेंगे, जिसका फॉर्म अच्छा रहा है उसके हिसाब से होगा। ये मेरा थिंकिंग है, बाकी देखते हैं हमारा शर्मा जी क्या सोचते हैं। आपके साथ एग्री करूंगा, जिसमें बुमराह यदि इनिशियल विकेट निकालते हैं तो वो कंटिन्यू 2 ओवर करेंगे। अगर बुमराह को फर्स्ट ओवर में कुछ विकेट नहीं मिलता, वो 1 ओवर करने के बाद फिर ये स्पिनर की तरफ जाते हैं। रोहित शर्मा देखा होगा आपने, कुणाल पांड्या को पावर प्ले में कुणाल पांड्या का यूज करते हैं और उसमें काफी अच्छे साबित होते हैं। कई रिजल्ट भी अच्छे दिए कुणाल पांड्या ने, विकेट भी निकाल के दिए पावर प्ले के बीच में। तो बुमराह के अपने बाकी के ओवर लास्ट डेप्थ ओवर के लिए बच जाते हैं। तो बोल्ट कंटिन्यू करेंगे। मिडिल ओवर्स में हार्दिक पांड्या की यदि पिटाई नहीं होती है तो वो कंटिन्यू अपना फिनिश करेंगे पूरा कोटा। यदि होती है तो लास्ट में फिर उनको यूज किया जाता है, जैसा कि अभी तक अपन ने आईपीएल में देखा है। इस बार की स्ट्रेटेजी में इनकी बॉलिंग काफी डेप्थ में भी अच्छी है, स्पिनर में जरूर थोड़ा सा वीकनेस है, बाकी काफी अच्छे बॉलर हैं स्पिनर में भी। राहुल चहर ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, काफी अच्छे बॉलर हैं स्पिनर में। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके पास एक ऑलराउंडर भी है, रुदरफोर्ड, वो भी शायद कभी देख सकते हैं हम, हो सकता है उसको मौका मिलेगा। रुदरफोर्ड एक ऑलराउंडर है, वेस्ट इंडियन है, और उनकी जगह वही बीच में बनती है कि अपन जो पेस बॉलर पैटिसन, कुल्टरनाइल, इनके रिप्लेसमेंट में ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये ऑलराउंडर का रोल प्ले कर सकते हैं बेसिकली। बिल्कुल ऑलराउंडर का रोल प्ले कर सकते हैं बेसिकली। बिल्कुल। और अगर आप लोग में से और कोई क्वेश्चन करना चाहता है, हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोग तक? हाँ जी। हेलो, अगर आप लोग में से और कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो बिल्कुल नहीं, या आगे बढ़े फिर। ओके, यस कुछ जस्ट सेकंड, कुछ थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है आई थिंक। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। हेलो, यस सर, आवाज मेरी आप लोग तक पहुंच रही है? आ रही है जरा, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आप बहुत बढ़िया आपने एनालाइज किया और जितने भी पॉइंट्स कवर हो सकते थे मुंबई इंडियंस के, सभी आपने उसको कवर किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब मैं चलता हूँ नागराजन सर पास। नागराजन जी, हेलो। हाँ नितेश सर। हेलो। हाँ सर, नितेश सर। नागराजन जी बेसिकली रहने वाले तो खुद तमिलनाडु के हैं। वैसे अगर
नागराजन जी को कहा जाता कि चेन्नई का रिव्यू करेंगे तो बिल्कुल वो उनके लिए एक होम कंडीशन होती, आई थिंक। मैं तो बट एक्चुअली अवे खेलना चाहते थे नागराजन जी। नहीं, ऐसे नहीं है। मैं तमिलनाडु का बिलोंग करता हूँ, बट मेरा फेवरेट टीम हमेशा मुंबई इंडियंस था। मेरे को अभी भी याद है, हमारे कुछ क्रिकेट दोस्त हैं, वो सारा चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस होते हैं। उसमें 10 बंदे होते तो 9 बंदे चेन्नई सुपर किंग्स से होता है, मैं एक ही बंदा मुंबई इंडियंस का होता था। और जब तक सब मेरे को पिटाई करते हैं तब से मैं 2011 मुंबई इंडियंस 10 11 तब तक मुंबई नहीं जीता था, तब मेरे को ये करते रहते थे। सो सबका एक एक पसंद है, मैं सबको लाइक करता हूँ। सो चलते हैं सर, सनराइजर्स को अभी रिव्यू करते हैं। मैंने एक छोटा सा ये बनाया, कुछ मेरा स्क्रीन आपको व्यू हो रही है? जस्ट अ सेकंड, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, आवाज इको हो रही है या सही आ रही है आप लोग तक आवाज हमारी? आ रही है सर आपकी आवाज? प्रियेश, आ रही है आवाज। फ्रेंड्स हमारे साथ नागराजन जी है, जो बेसिकली है तमिलनाडु के पर रहते अभी दिल्ली में है। इनसे हम चर्चा करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। वो अपना रिव्यू बताएंगे कि सनराइजर हैदराबाद की क्या पोजीशन हो सकती है। बहुत बैलेंस टीम है और 2016 में इन्होंने आईपीएल भी जीता था। और जब से वार्नर कैप्टन बने, एक सबसे बड़ी बात सनराइजर हैदराबाद की कि जब से वार्नर कैप्टन बने तब से वो हर बार प्लेऑफ में पहुंचे। तो नागराजन जी, सबसे पहले आप टीम कॉम्बिनेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या क्या टीम कॉम्बिनेशन हो सकता है। हाँ, पहले मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ सर टीम का। हेलो, हाँ, मेरा आवाज आ रही है? हाँ जी। इनके टीम में तो जो आईपीएल का सक्सेस फार्मूला है वही फार्मूला सनराइजर्स भी फॉलो करते हैं। जो कोर टीम है उसको रिटेन करके बाकी प्लेयर्स को शफल करते रहते हैं। काफी ज्यादा शफल्स नहीं करते हैं। ये 2013 में ये स्टार्ट किया था, एंट्री किया था। पहले डेक्कन चार्जर्स के नाम पे था फ्रेंचाइजी, फिर सनराइजर्स हैदराबाद स्टार्ट किया था इन्होंने। इनका जो मेन कोर है वही है कि बेसिकली फॉरेन प्लेयर्स जो है, जो स्ट्रॉन्ग ओपनर्स, डेविड वार्नर, तो ये बहुत लास्ट सीजन में हमने देखा था कंपनी में इन्होंने 4 शतक मारा था, 4 सेंचुरी पार्टनरशिप थे इनके। और इनकी टीम को खासियत ये है कि को भी डिफेंड कर सकते थे, कभी कभार 118 रन को भी डिफेंड करते हैं। इनका बॉलिंग यूनिट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली मैं जो ओपनिंग तो सब जानते हैं कि देयर विल बी डेविड वार्नर एंड बैरस्टो। ओपनिंग तो सब जानते हैं कि विवेक में क्लियर आ रहा है? बिल्कुल। इसके बाद इनके पास एक तो केन विलियमसन का ऑप्शन है, मैं उसके बाद में आपको अभी मेरा प्लेइंग 11 पे फिलहाल केन विलियमसन को स्पॉट नहीं है, मैं रीजन बताऊंगा। वन डाउन में जैसे कि विजय शंकर को मेरे टीम पे फिलहाल, और जो सेकंड डाउन है, जो नया खिलाड़ी है, कोई भी जो यंग इमर्जिंग प्लेयर, इन टीम में 2-3 नया खिलाड़ी हैं, जैसा अब्दुल शमद है और विराट सिंह है, अभिषेक शर्मा जी हैं। इन किसी को, अब्दुल शमद का जो रणजी ट्रॉफी को काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ था, इन्होंने काफी रन स्कोर किया था। इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। सो मेरा सिर्फ एक ही है, उनको एक चांस देना चाहिए। और मैं फिफ्थ पोजीशन में मनीष पांडे जी को रखा हूँ। तो वो एक फिनिशर का रोल भी प्ले कर सकते हैं और एंकरिंग रोल भी करेंगे, क्यों इनका मिडिल ऑर्डर बहुत वॉबलिंग है और इनका मिडिल ऑर्डर में कोई दम ही नहीं है। मतलब सिर्फ फ्रेश फेस है, इनमें कोई दम ही नहीं, मतलब जो एक्सपीरियंस पे कोई है नहीं। अभिषेक शर्मा हमने लास्ट आईपीएल में भी देखा, लास्ट में आया था। मेरा फिफ्थ पोजीशन में मनीष पांडे जी है
और उसके नीचे जी पोजीशन में उसके नीचे अभिषेक शर्मा खिला सकता है, पोजीशन में नहीं तो मोहम्मद नबी को खिला सकते हैं। दो ऑप्शन है इसमें, दोनों है बेसिकली दोनों रहेंगे। इधर 6 साउंड शफलिंग कैन बी डन, ऊपर नीचे खेल हो सकता है। और उसके नीचे रशीद खान जरूर खेलेंगे और अभी नबी में विलियमसन का क्यों जगह नहीं, यही रीजन है, जगह नहीं रहना चाहते। और ऐसा फिनिशर का रोल भी वो कर सकते हैं, हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। और इनका सीपीएल में भी अच्छा फॉर्म है, अच्छा रन बनाया और विकेट्स भी हर मैचेस में तो इनका फॉर्म अभी जैसा ये ब्रेकडाउन के बाद जो भी लॉक के बाद जो अच्छा प्रदर्शन मिला इनको वहां से सीपीएल में खेलने के लिए, तो नबी का मैं सपोज नबी भी नहीं खेलते हैं, मेरा ऑप्शन ये है कि फेबन आलन खेलेंगे। फेबन आलन बहुत बढ़िया ऑप्शन है, वो बढ़िया फील्डर है, बेस्ट फील्डर माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। जो भी फील्डर्स है जैसे जडेजा वेस्ट इंडीज में जो अच्छा फील्डर है, बहुत बढ़िया बिग फील्डर भी है और आपको ओवर्स भी निकाल के दे देंगे। लेफ्ट हैंड स्पिनर है, आपको एक वैरायटी भी मिल जाएगी और फील्डिंग में बहुत सारा इम्पैक्ट देंगे। और उसके नीचे भुवनेश्वर कुमार रहेंगे, वो तो रहेंगे। और उसके बाद खलील अहमद है, उनका फॉर्म अच्छा नहीं है लास्ट, तो मैं उनको एक वैरायटी के लिए एक राइट आर्म स्पिन के पास राइट आर्म स्पिन के लिए ऑप्शन है संदीप शर्मा स्पिन भी कर सकते हैं। और उसके अलावा डेथ ओवर्स में इनके पास बेसिल तंबी भी है और सिद्धार्थ कौल भी है, बट ये हमेशा रन स्पिन करते हैं, वो इनके पास एक बहुत दिक्कत वाला बात। बट सो इसमें तो 2-3 टीम्स में ये प्ले कर सकते हैं, जो वो खेला भुवनेश्वर कुमार तक 9 नंबर तक आ गया, 10 नंबर लौट संदीप शर्मा और खलील अहमद, बेसिल तंबी, 4 पेसेस में ये सफल करेंगे जरूर जो भी है। और रही बात आती है कि केन विलियमसन को सब खिलाएंगे, फिर एक आप नबी नहीं तो रशीद खान को प्ले करते हैं, तो फेबिन आलन नहीं तो नबी प्ले कर सकते हैं। क्यों इनका फर्स्ट डाउन में विजय से पांडे जी भी खेल सकते हैं, तो वहां पे केन विलियमसन को अभी तक मेजर नहीं है, अच्छा रन बनाया, अच्छा कप्तान भी किया है, बट फिलहाल मेरा अभी क्या प्लेइंग 11 में विलियमसन मिल पाएगा। सबको पता है न्यूजीलैंड तो बहुत बढ़िया टीम है और जेंटलमैन भी है और टीम स्पोर्टिंग क्रिकेट को लेके आते हैं। बट वो हमेशा कुछ टाइम कैप्टन कभी कभार तो वो बाहर बैठते थे बेंच में, और क्यों टीम के लिए वो ये करते हैं कि जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो ये इंडियन पे जो आगे जैसे लीग करेंगे, जैसा इनका माहौल रहेगा उस हिसाब से और इसमें तो बहुत प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स है, जैसे प्रेम गर्ग भी है, वो भी मेरे लेवल पे अपने उसके अलावा मैं चाहता हूँ अब्दुल शमीद बहुत में आ रहे हैं, ये दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया रणजी ट्रॉफी में। विराट सिंह भी है झारखंड का, तो उनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टीम जरूर इनको खिलाए ये और मोर ओवर उनका पहले जैसा टीम मैनेजर तो वो नहीं है अभी ट्रेवर पेलिस किया था, सबको पता होगा कि इंग्लैंड का कोच हुआ करते थे, बट बाकी उनका जो मेंटरशिप करना है वो भी है अभी। और बॉलिंग है वो तो डिपार्टमेंट का तो काफी अच्छा ये रहेगा। वो नेट में भी बॉलिंग कर रहे थे, वो कह रहे थे कि स्लो डाउन के लिए कोई बॉलर्स के लिए मैं कुछ कर सकता। So that is the spirit what Sunrisers Hyderabad is bringing into the IPL. So we are looking forward. आप बता सकते हैं इसमें क्या सजेशंस होगा मेरा टीम में? केन के स्पॉट में ये डिस्कशन होगा जरूर। जी निश्चित रूप से। एक चीज में मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हेलो, सब सुन पा रहे हैं? सभी सुन रहे हैं? प्रियेश, विवेक, प्रबोध जी?
यस यस यस। प्रियेश, आप लोग सुन रहे हैं? प्रबोध जी, हाँ बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता है जॉनी बेयरस्टो अभी एकदम प्राइम फॉर्म में नहीं है? अभी जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है उसमें भी उनका जो डिस्प्ले है वो मिक्स रहा है। कुछ मैचेस में, एक मैचेस में अच्छी इनिंग खेला था उन्होंने, बाकी अधिकतर फ्लॉप हुए हैं वो। तो क्या ये हो सकता है कि जॉनी बेयरस्टो अगर ओपनिंग स्लॉट से हट जाए और उनकी जगह वृद्धिमान साहा अगर खेले, क्योंकि वृद्धिमान साहा का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रह चुका है। और एक चीज और, वृद्धिमान साहा ने शायद में मुझे याद आता है कि सेंचुरी लगाई है, आई थिंक यूएई में लगाई है उन्होंने, यूएई में लगाई, यस सर। उन्होंने तो वृद्धिमान साहा अगर ओपनिंग स्लॉट में चले जाएं और फिर केन विलियमसन टीम में आ सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। और दूसरा ऑप्शन भी पॉसिबल है, आपने जो जिक्र किया बता, विलियमसन भी ओपन कर सकते हैं और वनडे में सागा भी प्ले कर सकते हैं, ये भी एक हाँ, विलियमसन को भी ओपनिंग में रख सकते हैं, क्योंकि चैंपियंस लीग में उन्होंने ओपनिंग की है, जो इंडिया में चैंपियंस लीग हुई थी, आई थिंक 14 या 15 में हुई थी जो, तो उसमें उन्होंने ओपनिंग स्लॉट में सेंचुरी भी लगाई थी। बिल्कुल। और कभी कभी ये न्यूजीलैंड के साथ भी ओपनिंग करते हैं विलियमसन, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जो पिछले साल का जानी रस्टन, डेविड वार्नर जो पार्टनरशिप था, वो सिंगल हैंड में बहुत मैच पर जिताया। वो जो डर फायदा किया जो ओपोनेंट के साथ में, वो तो अभी भी देख सकते हैं कि लगातार 400 पार्टनरशिप तो इनमेजरेबल है, और हाईएस्ट पार्टनरशिप भी उनके साथ था, 185 था, बिल्कुल ये किया था। वो बेस्ट पार्टनरशिप है आईपीएल में, जो भी है वो हाईएस्ट पार्टनरशिप है। सो और ये काफी स्पिन भी अच्छे खेलते हैं, बैरिस्टर बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं। जो इंग्लैंड के कंडीशंस अलग है, यूएस के कंडीशंस अलग है, तो ये बात उनके फेवर में जाती है कि स्पिनर बहुत अच्छा खेलते हैं वो। हाँ, और दूसरी बात जैसे डेज चलेंगे, हो सकता है कि यूएई के पिचेस भी स्लो तो उस केस में उनके प्रॉब्लम हो सकती है। तब तक हो सकता है कि एक आध दिन पॉसिबल 11 में तो जरूर। आप लोग में से कोई क्वेश्चन करना चाहेगा अगर, तो बिल्कुल स्वागत है क्वेश्चन का। प्रबोध सर, आवाज में माइक चेक कर लीजिए। इशू प्रभु सर, आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी भी नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है। हेलो, तब तक प्रियेश या विवेक, आपका अगर क्वेश्चन हो तो। अभी है क्या? मेरा ये क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन ये था नागराजन जी से कि अभी सनराइजर्स के पास खलील अहमद, सिद्धार्थ कौर, संदीप शर्मा और बेसिल थम्पी, ये 4 पेस बॉलर हैं इंडियन। तो इसमें से आपके प्रेफरेंस बॉलर जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे? बिल्कुल, वैरायटी के लिए खलील अहमद जरूर, वो पिछले साल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। सो सारा राइट हैंड बॉलर्स है, उसमें तो फिर खलील अहमद तो वही होंगे मेरे पास। और जो संदीप शर्मा है, वो तो बहुत स्विंग करते हैं, जो इन स्टेज है, काफी सारे विकेट भी करते हैं। और सो मेरा प्रेफरेंस ये दोनों ही है। भूवी के साथ संदीप शर्मा ये करेंगे अपना खलील अहमद। विजय शंकर है, वो भी 2 दिन और तो निकाल ही देंगे, रन पे जा रहे हैं तो जैसा बेसिल थम्पी और सिद्धार्थ कौर के 2 रन लीक करते हैं। पिछले साल आईपीएल भी उन्होंने काफी रन लीक किया था। उन्होंने विकेट जरूर लिए हैं, रन काफी ज्यादा गवाए, वही कंसर्न है। सो इनका डेथ बॉलिंग को स्ट्रांग करने हम, जैसे कि भी इंजरी उनका भी फॉर्म कैसे होगा पता नहीं, जैसे मैचेस होंगे उसके बाद कर सकते हैं। बट जरूर हम अपनी कोशिश करेंगे कि अच्छा फॉर्म रहेगा उनका।
और उनके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी है, तो उनको भी कभी जरूरत पड़ेगा तो वो खिला सकते हैं। सेम उनके पास तो ऑलरेडी इतना ज्यादा है, ओवरसीज प्लेयर है, वही उनका जो जानी बेस्टो को भी खिलाना पड़ेगा, वार्नर को तो खिलाना ही पड़ेगा, तो राशिद खान को भी खिलाना पड़ेगा। उनके पास फिर ऑप्शंस बहुत लिमिट हो जाता है, ये एक दिक्कत है सनराइजर्स के साथ। राशिद खान को भी खिलाना पड़ेगा, ऑप्शंस ज्यादा है, ये दिक्कत है। मेरे हिसाब से इनके तो 2 स्लॉट जो ओवरसीज प्लेयर्स के हैं वो तो फिक्स है, एक राशिद खान और एक वार्नर का। इसमें एक मिडिल ओवर में यदि देखा जाए तो इनके पास मिडिल ओवर में मोहम्मद नबी, जो कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर बीच में इनके पास अवेलेबल नहीं है। ऑलराउंडर जो वीकनेस बोलेंगे तो ऑलराउंडर इतने अच्छे नहीं है सनराइजर्स के पास। एक मोहम्मद नबी है, बीच में आ सकते हैं मिडिल ओवर्स में 6 या 7 नंबर पे। मिशेल मार्श भी है इनके पास। मिचेल मार्श भी है। मिचेल मार्श का फॉर्म चल रहा है अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। तो मिचेल मार्श और नबी दोनों खेलेंगे तो फिर अपने पास विलियमसन और बेस्टो के लिए जगह नहीं बचती है। बिल्कुल, उस टाइम में मेरी आवाज आ रही है क्या? सागर कोई जी प्रभु जी। नागराजन से क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज कंटिन्यू। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। आ रही है। मेरा एक चीज ये कहना था कि नागराजन की टीम में जॉनी बेयरस्टो और साहा दोनों की एक साथ जगह बनती है कि नहीं बनती है? क्योंकि वहां पे काफी एक जेन्युइन विकेट कीपर लगेगा यूए की कंडीशंस में, अगर आप अच्छे स्पिनर लेके खेल रहे हैं। आई थिंक तो नहीं बोल रहे सर, साहा की पोजीशन ज्यादा फिक्स लग रही है कंपेयर टू बेस्टो। हाँ बिल्कुल बन सकती है सर। उस केस में क्या होता है, जो आपके केस में क्या होता है, जितना भी हम खेलना चाहते हैं उनको फिर में कैसे खेलेंगे किए नहीं है, ओपनिंग स्लॉट पे किए नहीं है, परफेक्ट फिट है। फिर एक लेना पड़ेगा, नीचे रोल देना पड़ेगा उनको, चीज है। तो फिर उनके मिडिल मेरे हिसाब से तो युवन सागर को तो जगह नहीं बन पाई, वो ऐसे फिनिशर का रोल ओपनिंग में वो अच्छा कर सकते हैं। आवाज कहीं से आ रही है यार, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड कहीं से बैकग्राउंड आवाज आ रही है। विवेक एक बार म्यूट करो आपका। विवेक की यहाँ से। हाँ प्रभु, आपने सही कहा था, विद्यमान सागर को जगह बन सकती है, बेसिकली उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाना में थोड़ा सा इशू रहेगा सनराइजर्स के लिए। क्यों है वो, आप भी जानते हैं कि वो हार्ड हिटर तो नहीं है और ज्यादा स्ट्राइक रेट पे रन बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, ये एक कंसर्न है। बाकी एक एंकरिंग रोल वो जरूर प्ले कर सकते हैं, बट उसके लिए तो उन्होंने मनीष पांडे को भी रखा है टीम में। तो मेरे पास हिसाब से एक्चुअली अगर साहा की अगर पोजीशन बनती तो एज ए जस्ट जेन्युइन विकेट कीपर ओनली, यानी वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम बैटिंग पर, क्योंकि उनके पास काफी ऑप्शंस है उसमें। इवन और राशिद खान बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, भुवनेश्वर इज गुड बैट्समैन, जरूरत पड़े सब हिट कर लेते हैं। और साहा अगर खेलेंगे तो ऐसा ओपन ही खेलेंगे सर मेरे ख्याल से। साहा अगर आएंगे तो स्टार्ट में लेना पड़ेगा उनको, वार्नर के साथ ओपन पे आना पड़ेगा। एसआरएच में मेरे ख्याल से कोई फिनिशर नहीं दिख रहा, मैच फिनिश कौन करेगा वो कोई ऐसा दिख नहीं रहा। तो मैच फिनिश करने के लिए उनके पास एंड पे उनके जो ऑलराउंडर्स हैं लाइक राशिद नबी, भुवनेश्वर, मनीष पांडे। एक मनीष पांडे के पास बहुत अच्छा मौका है इस बार आगे आने का, अगर वो चाहे तो 4 नंबर पे खेलेंगे तो बहुत अच्छा रोल वो वहां से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा एक ऑलराउंडर हो सकते हैं जो मिडिल मतलब जो लोअर मिडिल ऑर्डर में एज अ फिनिशर वो खेल सकते हैं। इस पर अगर कोई आप लोगों ने में से कोई राय देना चाहे अभिषेक शर्मा के बारे में।
मेरा प्लेइंग लेवल में तो मैंने अभिषेक शर्मा को रखा ही है, सो वी कैन एक्सपेक्ट हिम। लास्ट साल भी उन्होंने खेला था, उन्होंने खेला था, बट ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली और उन्होंने कन्वर्ट भी नहीं कर पाया। देखते हैं क्या, जरूर इन्होंने अच्छे प्रदर्शन के लिए चांसेस है। एक यंगस्टर को अपन मिस कर रहे हैं जो साहा और बेरस्टो पे अपन कर रहे हैं। तो अगर धोनी कैप्टन होता वार्नर की जगह तो वो श्रीवत्स गोस्वामी पे स्टैक कर देता बंदा, क्योंकि ही इज ए वेरी गुड अटैकिंग बैट्समैन आल्सो। विकेट कीपर है श्रीवत्स गोस्वामी, बिल्कुल एक इंडियन विकेट कीपर होने के कारण स्पिन और एशियन पिच पे परफॉर्म करना उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि साहा का बैटिंग उसका ड्रॉबैक है। बट गोस्वामी is also one of the best options. उन्होंने पहले मुंबई का भी कुछ मैचेस खेला था, आरसीबी का भी खेला था। आईपीएल में उतना सक्सेस नहीं मिला है श्रीवत्स गोस्वामी को सर। केकेआर से भी जब खेलते थे तब भी उतना देखो चांस मिला, बट उसका फायदा नहीं उठा पाए। कैप्टन पे डिपेंड करता है एक्चुअली चीजें काफी सारी, क्योंकि कितना एब्स्ट्रैक्ट कितना निकाल सकता है उस प्लेयर। वैसे एक चीज और है प्रबोध सर, वार्नर अभी बहुत बढ़िया कैप्टन है और जब से उन्होंने कैप्टनसी संभाली है हैदराबाद की, तब से टीम हर बार क्वालिफायर्स में आई है। बहुत अच्छा कर रही है, क्वालिफायर्स में आई है। बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट डाउटिंग ऑन द एक्चुअली श्रीवत्स गोस्वामी को है ना, मैं फेस कर रहा था कि उसको कभी उस तरीके से मौका या उसको सपोर्ट नहीं मिला, मैंने उसे खेलते हुए देखा है, काफी अंडर 19 में खेलते देखा है और काफी उसके ए क्लास मैचेस के भी मैंने स्कोर्स देखे, उसकी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और उसका विकेट कीपिंग रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं। और अगर देखा जाए तो वार्नर की खुद की फॉर्म भी अभी कुछ खास नहीं है। अगर बेसिकली इंग्लैंड के अगेंस्ट वो हमेशा पूरा कंप्लीटली फेल हो गए जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट। हाँ बिल्कुल, बट ये हम लोग होप करेंगे, उम्मीद करेंगे कि वो आईपीएल में फॉर्म में हमेशा रहते हैं और हाईएस्ट रन गेटर, टॉप 5 टॉप 4 में रन गेटर में रहते हैं। राजस्थान के लिए कुछ कवर 18 ओवर का ओपनिंग दिया है बेयरस्टो और वार्नर ने मिलकर 18 ओवर की ओपनिंग दी थी आई थिंक लास्ट ईयर। 195 रन काफी बड़ा ओपनिंग होता है। हाँ, दोनों ने सेंचुरी किया था उस मैच में। जस्ट अ मिनट। हाँ, एक चीज और, इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जल्दी से बताएंगे क्या? थोड़ा सा डिले भी चल रहा है हम लोग और लगभग कार्यक्रम में लगभग हम लोग 65 मिनट्स भी हो चुके हैं, तो अभी एक टीम का और रिव्यू बचा हुआ है। ओके नागराजन जी, हेलो, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं या फिर कुछ इशू है। वीडियो ऑफ किया, कैम ऑफ किया उन्होंने। अच्छा, कैम ऑफ किया। नितेश जी, आप फिनिशर की बात कर रहे हैं तो मतलब शायद वीकनेस की बात कर रहे हैं, तो मुझे वही लग रहा है कि एक ओपन का पोजीशन है और जो फिनिशिंग का है, फिनिशिंग ऑप्शन कुछ नहीं मिल रहा, उनके लिए ढूंढना पड़ेगा फिनिशर्स के लिए कि मैच कौन फिनिश करेगा। एक्चुअली एक पांडे अगर प्रबोध जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जी ये बात आरसीबी पर भी लागू होती है। दोनों, मतलब कई बार हमारे पास इतने जबरदस्त प्लेयर हो जाते हैं तो हम उसका सही यूटिलाइज नहीं कर पाते। ये आरसीबी पर भी, आरसीबी के पास हमेशा ये इशू रहा है, पास हमेशा बैटिंग में इशू है। बैटिंग उनकी इतनी जबरदस्त रही है, हर बार बैट्समैन बहुत रहे हैं और किसी का सही यूटिलाइज नहीं हो पाया। मैं एक चीज सेम चीज मुंबई इंडियंस के साथ भी हुआ था। इन्होंने, उनके पास इतना अच्छा प्लेयर था, सबको छोड़ दिया था। इवन मैक्सवेल था उनके पास, जो यंग प्लेयर्स इतना भी था, उन्होंने काफी चांसेस नहीं किया था, बट उन्होंने बाहर अदर टीम्स में जाके अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे चहल था, चहल को रिप्लेस किया था, उन्होंने
आरसीबी में आया था, इंडियन टीम में भी आया था, काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। ग्लेन मैक्सवेल को भी ऐसा ही था, और बहुत सारा काफी सारा प्लेयर्स ऐसा ही था। इनके पास डीजे ब्रावो इनके पास ही था, इनके पास ही था। मुंबई के पास एक्चुअली कैप्टेंसी का भी इशू रहा है ना, जो जब तक रोहित शर्मा ने चार्ज नहीं टेक किया था तब तक उनके पास कैप्टेंसी और उस चीज को का काफी इशू था। टीम कॉम्बिनेशन आई थिंक अभी जितने प्लेयर हैं, अगर धोनी, विराट और रोहित शर्मा तीनों को अगर आप कंपेयर करें तो मैं रोहित शर्मा को नंबर 1 पे लेता हूँ कि टीम कॉम्बिनेशन जो रोहित शर्मा बनाता है वो विराट कोहली और धोनी से बेहतर बनाता है, और बायस भी रहता है। कभी कोई मुझे कोहली और धोनी बायस लगते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेयर को ड्रॉप करने के लिए, रखने के लिए, बट रोहित शर्मा उस मामले में बहुत शानदार उसका टीम सिलेक्शन रहता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने प्रमोद जी, बिल्कुल ये प्रैक्टिकली नजर आता है, बिल्कुल। और अग्रेसिव कैप्टन भी है सर रोहित शर्मा का, काफी सारा डिसीजन बहुत क्लियर है। एक रन से उसने आईपीएल फाइनल्स जीते हैं, दैट इज अ बिग थिंग। जो ऑलमोस्ट हारे हुए मैचेस से दोनों बार हारे हुए थे, एक रन दोनों बार 17 और 19 दोनों बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय की भी अपने पास कमी है और लगभग 70 मिनट्स हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नागराजन सर, आपने सर मैं 2 चीज कंप्लीट कर दूंगा। जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का जो सनराइजर्स का बात, जी बिल्कुल, उनका बेस्ट स्ट्रेंथ तो पहले भी डिस्कस हुआ था, डेविड वार्नर अंडर कैप्टनसी, जो बॉलिंग यूनिट है वो कुछ भी स्कोर को डिफेंड कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उनके पास। और ये तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। और उनके पास रिजर्व प्लेयर्स, बेंच स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। इनके पास हर लोकेशन, हर पोजीशन में, हर ऑप्शन के पास इनके रिप्लेसमेंट है बेसिकली। तो ओपनर्स में भी इनका 2-3 ओपनर्स हैं, बॉलिंग भी इनके पास 2-3 ऑप्शन है, जैसा इंडियन सीमर्स हो, ऑलराउंडर्स हो और यंग लेग्स हो, जो भी है हर क्वेश्चन में इनके पास ये है। और जो वीकनेस के बात करते हैं, इनका जो है मेन वीकनेस जो है मिडिल ऑर्डर की बैटिंग में थोड़ा सा दिख रही है कि कोई उसमें इनएक्सपीरियंस लग रही है। और जो फिनिशर का रूप में भी इनके पास कोई पता नहीं दिख रहा अभी तक, जो इस वजह से इन्होंने काफी बड़ा स्कोर भी नहीं कर पाते हैं और चेज भी नहीं कर पाते हैं। जो लोएस्ट स्कोर को ये अच्छा डिफेंड कर लेते हैं, उनका ठीक है, जो 20 स्कोर है वो डिफेंड कर लेते हैं। और दूसरा एक चीज, भुवी का फॉर्म देखने वाला बात है। उन्हें जो सबका एक कहावत है, जैसा हमेशा कहते हैं कि आपका जो बैट्समैन है दे कैन विन मैचेस, बॉलर कैन विन द चैंपियनशिप। बॉलर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तब वो आईपीएल जीत पाएंगे, तब ये चैंपियनशिप जीत पाएंगे। तो बॉलिंग उनके ऊपर ही है, इनका मैचेस पर जीता है बैटिंग। चैंपियन जीतना तो बॉलर का ही जीत सकते हैं, बॉलर ही जीता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको नागराजन जी, आपने जो सनराइजर हैदराबाद के लिए रिव्यू दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं और आज का जो आप भी ये नया एक्सपीरियंस लगा है। जी जी जी, आज का जो लास्ट रिव्यू है वो अब पहुंचते हैं हम प्रियेश पास। और सबसे ज्यादा जिस टीम पर इस बार नजरें हैं, आरसीबी पर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पर, जो अभी तक एक बार भी चैंपियन नहीं बन पाई है। 2016 में वो बहुत करीब पहुंचे थे पर बहुत क्लोज फाइनल हारे थे सनराइजर्स हैदराबाद से। और विराट कोहली टीम के कैप्टन है तो और भी ज्यादा उम्मीदें बढ़ती हैं और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं कि इस बार बहुत सारे जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इस बार आरसीबी के लिए बहुत अच्छा चांस है यूएई की पिचों में टूर्नामेंट जीतने के लिए। तो प्रियेश, स्टार्ट करते हैं, आप पहले बताएंगे कि कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। बिल्कुल भैया, थैंक यू भैया। इंटरप्ट करो विवेक, आपका नोट कर लो। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था। हाँ, अभी हो गया। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं जैसे कि मैं आरसीबी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आरसीबी की गेम प्लानिंग क्या है अभी बिफोर आईपीएल।
ये जैसे आपने बोला कि इस बार एनालिसिस जो एनालिस्ट है वो आरसीबी को ज्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर आरसीबी के बारे में बात कर रहे हैं। हर साल ऐसी बात होती है, हर साल स्टार्टिंग में आरसीबी, क्योंकि जो विराट एंड एबीडी, ये दो टीम के जो दो मेन पिलर हैं, वो पूरी टीम इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। और क्योंकि बेसिकली विराट नंबर 1 पे आते हैं और नंबर 2 पे एबीडी आते हैं, इनमें से दोनों में से किसी एक को पूरा मैच लास्ट 20 ओवर तक खेलना रहता है, तो इन दोनों पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसीलिए इस बार जो टीम कॉम्बिनेशन या फिर टीम जो ऑप्शन हुआ है वो बेसिकली ओपनर के लिए ज्यादा फोकस किया गया है। बिल्कुल। और जिसमें कि अपन देखेंगे कि एरॉन फिंच जो है, हमको ओपनिंग करते हुए देखने को मिलेगा आरसीबी की तरफ से। बिल्कुल। और एरॉन फिंच के बारे में खास बता दूं मैं, ये बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बहुत अच्छे कैप्टन भी अभी कैप्टन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, बट आईपीएल में सक्सेस नहीं रहे हैं। आईपीएल में ये अभी तक इस सीजन के पहले 7 टीम्स playing for already played for 7 teams in IPL। 7 अलग-अलग टीमों से आईपीएल खेल चुके हैं। बट अगर इनका ये बहुत ही की रहेंगे, अगर आरसीबी अगर सक्सेस हो जाता है तो। और एक दो चीजें और मैं बता दूं टीम कॉम्बिनेशन को लेके, क्योंकि आरसीबी का दो तीन चीजें जो रही हैं, टूर्नामेंट की स्टार्टिंग से ही 5-6 मैच कंटिन्यू 4-5 मैच वो हार जाते हैं। इसलिए जो नेक्स्ट जो फेस रहता है टूर्नामेंट का, जो रहता है रिपीट मैचेस रहते हैं, उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है इनको कि सभी मैच जीतने हैं, पूरे 8 के 8 मैच जीतने हैं। तो अगर आरसीबी शुरू के 3-4 मैचों में 2-3 मैच जीत जाती है, तो ये जो वीकनेस दिख रही है आरसीबी की, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि मैं अपना टीम कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे फिंच है। फिंच ओपन करेंगे या तो पार्थिव के साथ, और एक जो लकी चार्म है या फिर जो इमर्जिंग प्लेयर है देवदत्त पडिक्कल, बिल्कुल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। इनका अगर डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें, हाईएस्ट रन गेटर इन विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी एंड रणजी ट्रॉफी, ये तीनों ट्रॉफी में ही इज द हाईएस्ट रन गेटर और बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन। इनको श्योर शॉट बिल्कुल चांस मिलने वाला है। और थर्ड नंबर पे ऐसे जानते हैं कि अपन विराट, उनके बारे में डिस्कस करने का तो मेरे ख्याल से सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। इंडियन टीम के कैप्टन है और पूरी टीम को उनके पूरा भार उनके कंधों पे रहता है। और फोर्थ नंबर पे एबी डिविलियर्स रहेंगे उनके साथ। अब जो प्रॉब्लम आती है इनके साथ, जो लोअर मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है आरसीबी में। बिल्कुल। तो जो 5वें नंबर पे मैं ऑप्शन रखूंगा शिवम दुबे का। शिवम दुबे जो है वो भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनको चांस मिला है, उन्होंने परफॉर्म किया है, कुछ नहीं भी किया है। तो एक देखने के लिए रहेगा कि शिवम दुबे कैसा करते हैं आगे। और 6 नंबर पे मोइन अली या फिर पवन नेगी रहेंगे। मोइन अली को मैं इसलिए आगे फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि वो एक अच्छे स्पिनर हैं, और अगर फिनिशिंग करना है मैच को तो मोइन अली ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आरसीबी के लिए। उसमें से और 7th नंबर पे मैं वाशिंगटन सुंदर को देखना चाहूंगा। बिल्कुल 3 नंबर पे भी खेल सकते हैं सब, वो पिंच हिटर यूज कर सकते हैं उनको। अगर वो 3 नंबर पे आ गए तो फिर विराट और एबी के लिए और आसान हो सकता है, अगर वो 3 नंबर पे अगर क्लिक कर गए तो। हाँ, और जैसे 7वें नंबर पे वाशिंगटन सुंदर है। वाशिंगटन सुंदर भी इनिशियली पावर प्ले के ओवर्स हमेशा निकालते हैं, कुछ 2-3 ओवर्स के शुरू के 2 ओवर्स को निकालेंगे पावर प्ले के, और बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। इनको उतना मौका नहीं मिल पाया, या फिर मौका मिला तो बैटिंग के लिए मौका नहीं मिल पाया। बट ये फिनिशिंग के रोल में ये भी एक बहुत अच्छी अहम भूमिका निभा सकते हैं। और 8 नंबर पे फिर से एक ऑलराउंडर है हमारे पास, क्रिस मॉरिस। बिल्कुल, क्रिस मॉरिस जरूर ऑप्शन है। हाँ, या तो क्रिस मॉरिस है या फिर एक उडाना, जो उडाना अपने, हाँ, थ्रू उडाना, श्रीलंका के जो प्लेयर हैं।
ये बेसिकली एनालिसिस के फेवरेट है जो उड़ाना है। वो स्टार्टिंग उन्होंने कैरियर अपना फास्ट बॉलिंग से किया था और ये बेसिकली बैट्समैन पे भी अभी उभर रहे हैं। मतलब एक ऐसा लोअर ऑलराउंडर मैच को फिनिश करने के लिए आ सकते हैं। तो क्रिस मॉरिस से उड़ाना, बट फर्स्ट ऑप्शन क्रिस मॉरिस ही रहेगा। ठीक है। एंड द 9th नंबर में उमेश और सिराज में से किसी एक को देख सकते हैं। बेसिकली पहला ऑप्शन उमेश ही रहेंगे। एंड 200 नंबर है वो नवदीप सैनी जी का है। उभरते क्रिकेटर हैं और 2020 में बेसिकली मेन मेंबर हैं अभी इंडियन टीम के। हर 2020 मैच इन्होंने खेला है लास्ट ईयर अगर देखें तो। बिल्कुल। और डेथ बॉलिंग पे भी अच्छा कर रहे हैं। और 11th में अपने जो मेन जो इनके टीम के स्पिनर है आरसीबी जो मैक्सिमम विकेट टेकर है वो चहल है, यजुवेंद्र चहल। यस, ये मेरा प्लेइंग 11 अभी दिख रहा है। डिपेंड करेगा फिंच अभी रिटर्न आ पाते हैं पहले मैच या शुरू के 3 मैचों के लिए। अगर वो नहीं आए तो अपने पास एक ऑप्शन है जॉस फिलिपे का। जॉस फिलिपे भी अभी ज्यादा ऐसा बाहर आए नहीं है, तो ये अभी एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं अगर उनको चांस मिलेगा ओपन करने के लिए। ठीक जी। वैसे मोइन अली के आने से टीम का बैलेंस बहुत अच्छा हो गया इनका। मोइन अली के आने से सर 3 स्पिनर आ जाएंगे। मोइन अली हो गया, काफी जेन्युइन बैट्समैन भी है साथ में। मोइन की फील्डिंग भी अच्छी है, बैटिंग है। The match winner in the batting also. हाँ बिल्कुल। और जो कि अभी आरसीबी का रिकॉर्ड अगर टॉप टीम्स में देखते हैं, सीएसके के अगेंस्ट, मुंबई के अगेंस्ट, केकेआर या एसआरएच के अगेंस्ट, तो उन्होंने बहुत कम मैच जीते हुए हैं। सीएसके के अगेंस्ट 9 मैच में सिर्फ 1 मैच उन्होंने जीता है। एमआई के अगेंस्ट 8 मैच में उन्होंने सिर्फ 1 मैच जीता है, 7 मैच हारे हैं। ऐसे सेम केकेआर और एसआरएच के लिए। तो बेसिकली विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है और शुरू के मैचेस से बहुत आसानी से हार जाते हैं। तो इसलिए इनको शुरू के जो 3, 4 या 5 मैचेस रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये 3 मैच जीत जाती है शुरू के 5 मैचों में तो बहुत डिफरेंट टीम दिखेगी आप। लेकिन प्रियेश में चीज कहना चाहूंगा इसमें कि ये सीन जनरली आप देखोगे तो मुंबई के साथ होता है, 2-4 बार चेन्नई के साथ भी हुआ है, बट लेकिन लोग कम अप करके आ जाते हैं और इस प्रेशर में लेकिन आरसीबी हमेशा बिखर जाती है। ओवरऑल रिकॉर्ड अभी तक का जो पूरे इतने इनकी वीकनेस रही बेसिकली। यस। देखिए, एक इसमें सबसे बड़ा मैं एक बात कहना चाहूंगा। हो सकता है ये बात बहुत सारे विशेषज्ञों से मेल ना खाए या फिर अलग लगे। एक विराट कोहली की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि बहुत जल्दी ये मतलब विश्वास खो देते हैं अपने प्लेयरों। मतलब अगर कोई ये किसी को मौका दे रहे हैं और अगर वो सामने वाला 1 या 2 मैच फ्लॉप होता है तो वो फिर मौका नहीं देते, चांस नहीं देते। बहुत जल्दी वो फिर टीम में बहुत जल्दी बदलाव करते हैं। ये दोनों ऊपर लागू होती है बात। आईपीएल पे भी लागू होती है और टीम इंडिया पे भी लागू होती है। बिल्कुल, ये टीम इंडिया का रिकॉर्ड है लगातार 35 ओडीआईज में कोई भी मैच में लगातार प्लेइंग 11 कंटिन्यू नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है विराट कोहली की कैप्टनसी का। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वही मैंने जो पहले भी बोला कि टीम कॉम्बिनेशन में बायस्ड हो जाते हैं, प्रेशर पे आ सकते हैं, तो 1-2 मैचेस का चेंज ही कर देते हो। टीम कॉम्बिनेशन इनके जो 2 मेन बिग इशू हैं, मेन बिग इशू जो यही है इनकी पावर प्ले की बॉलिंग और डेथ बॉलिंग। तो पावर प्ले में वाशिंगटन को चांस मिलेगा और उमेश यादव कंटिन्यू करेंगे अगर स्विंग अच्छी रही तो, स्विंग मिलेगी तो। और डेथ के लिए निकाले हैं। और अपने पास अगर बैकअप के लिए अगर देखें सर तो डेल स्टेन है अपने पास। डेल स्टेन को यूज कर सकते हैं 20 के मैचों में अगर कोई उमेश यादव या क्रिस मॉरिस अगर अनफिट हुए तो। और एक और फैक्टर हो सकता है बॉलिंग में एक्सपीरियंस फिट करते हैं, दैट्स व्हाई वो मेरे प्लेइंग 11 में हमेशा रहता है। डेल स्टेन
हेल्थ स्टेन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि डेथ ओवर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल बॉलर है। आपका फर्स्ट चॉइस एक चीज जी प्रबोध जी, क्या एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, आप सभी से सवाल है मेरा ये कि अगर फास्ट बॉलर्स को देखा जाए तो नवदीप सैनी को हम छोड़ देते हैं। नवदीप सैनी अभी इमर्जिंग बॉलर है, उभरते हुए बॉलर है और अच्छे बॉलर है। डेल स्टेन अपने कैरियर के ढलान में है, अंतिम स्टेज में अपने कैरियर। और जो सिराज और उमेश यादव दोनों बॉलर अच्छे हैं पर कंसिस्टेंट नहीं है। ये कभी भी विकेट ले सकते हैं और कभी भी ये 4 ओवर में 50 से 60 रन भी दे सकते हैं। दोनों बातें, सिराज के साथ भी ये इशू है और उमेश यादव के साथ भी ये इशू है। तो क्या ये वीकनेस नहीं है ये इनकी टीम की, फास्ट बॉलर? अगर नवदीप सैनी अकेले अच्छा करेंगे बट उनको अगर दूसरे से साथ नहीं मिलता तो फिर कैसे टीम अच्छी बॉलिंग कर पाएगी? देखा होगा लास्ट 2 इयर्स में, अगर देखा होगा लास्ट, एक चीज उदाहरण सहित बताता हूँ, लास्ट 2 इयर्स में देखा होगा, एक मैच में चेन्नई जब चेन्नई चैंपियन बनी थी, शायद 205 या 206 रन का टारगेट चेस कर रही थी चेन्नई और 70 रन में 4 विकेट गिर गए थे, फिर भी उसको चेस कर लिया था रायडू और धोनी ने। उसके बाद लास्ट ईयर जो मैच चेन्नई 1 रन से हार गई थी, जिसमें उमेश यादव ने आखिरी ओवर डाला था और 25 रन बनाने थे, उसमें भी उमेश यादव ने वो रन दे ही दिए थे लगभग। आखिरी बॉल उन्होंने संयोग को अच्छी कर दी, एक आखिरी बॉल स्लोअर रन मार दी तो धोनी उसको कनेक्ट नहीं कर पाया और रन आउट हो गया, जो नॉन स्ट्राइकर थे वो रन आउट हो गए। तो क्या ये सबसे बड़ी वीकनेस है? ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वीकनेस है, डेथ बॉलिंग बहुत बड़ी वीकनेस है। और इसीलिए भैया जो अभी इसरो उड़ाना है वो अभी छुपे हुए हैं, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। बट मैंने हर्षा भोगले को भी कई बार बोलते सुना है कि ये बहुत ही लकी प्लेयर रहेंगे अगर इनको यूज किया जाए, तो इसरो उड़ाना इज द किंग प्लेयर। और अगर एडम जैम्पा भी अपने पास बैकअप है। मेरे उड़ाना के साथ मेरा एक कंसर्न है, श्रीलंका में साथ इंडिया बहुत मैच खेला हुआ है, इन्होंने बहुत बार पिटाया गया है इंडिया के साथ, बट और विकेट्स भी लिए हैं। बट एक एक्सपेक्टर है उनके जगह मेरे पास एक दूसरा केन रिचर्डसन बॉलिंग भी अच्छे करेगा और ऑस्ट्रेलिया के साथ वो रेगुलर मेरे हिसाब से उनके जगह सिर उड़ाना के पास बहुत वेरिएशन से स्पिन भी करते हैं, लेफ्ट आर्मर भी है और स्पिन भी करना है। मैं फिर भी मैं केन डिसीजन के पास मैं वो चीज है, और याकर बहुत चीज है, और याकर भी बहुत डाल सकते हैं, और पे बहुत एक जी मेरा एक व्यू है। जी विवेक, एक क्वेश्चन मेरा ये था प्रियस की, हाँ दूसरा इसके आरसीबी के पास शिवम दुबे के रूप में एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के एब्सेंस में इंडियन टीम में भी वो काफी अंदर बाहर हुए हैं, रिप्लेसमेंट के तौर पे आते हैं। तो शिवम दुबे का क्या रोल हो सकता है इस आरसीबी की टीम में, यदि इस हिसाब से बॉलिंग और बैटिंग दोनों में देखा जाए? बिल्कुल, इसीलिए सर मैंने उनको 5वें नंबर पे रखा है शिवम दुबे को। और आफ्टर पावर पे जो मिडिल ओवर्स के जो 3 ओवर आराम से शिवम दुबे निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसमें हो सकता है कि 8-10 रन या 8-9 रन अगर आए, 8 रन भी 9 रन भी अगर आते हैं अपने 2 ओवर में, अगर वो 3 ओवर में अगर 20-25 रन भी देते हैं तो कुछ बुरा नहीं रहेगा। इसलिए जो नवदीप सैनी का जो ओवर है और डेल स्टेन या फिर क्रिस मॉरिस है, ये बेसिकली डेथ बॉलिंग को देखेंगे। इन दोनों के ओवर प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा विराट कोहली को। बिल्कुल। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मेरी तरफ से लास्ट बात है आरसीबी के लिए, कि आरसीबी को अगर अपने प्लेऑफ में जगह बनानी है तो एक ही प्लेयर सबसे ज्यादा मैटर करेगा, वो है क्रिस मॉरिस। एज अ बैट्समैन वो फिनिशर का रोल अदा करेंगे और सेम एज ए बॉलर वो डेप्थ ओवर में बॉलिंग करेंगे। तो क्रिस मॉरिस का जो खेल है वो सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अगर वो अच्छा क्लिक करे तो। अगर वो अच्छा कर जाएंगे तो निश्चित रूप से अकेले सिंगल हैंडेडली जो बीच का जो पैच है, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, उसको वो फिलअप करेंगे अगर अच्छा करते हैं तो। और अगर अच्छा नहीं करे तो फिर तो कोई, मेरे ख्याल से कोई फिर बात ही नहीं है।
तो क्रिस मॉरिस ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि आरसीबी प्लेऑफ में जगह बना पाएगी कि नहीं। बिल्कुल। क्रिस मॉरिस को काफी महंगे में खरीदा भी है आरसीबी ने। दिल्ली के छोड़ने के बाद आरसीबी ने इसको लिया। जी, निश्चित रूप से उनके ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा, बहुत ज्यादा डिपेंडेबिलिटी रहेगी। एक चीज है प्रिय जी, जैसा कि मेरा एक ये है, फिंच हो सकता है कि एक फ्यूचर का रोल भी प्ले कर सकते हैं ओपनिंग में। आपका जो नया खिलाड़ी है, ये जो देवदत्त पटेल और पार्टिकल, हाँ, उन दोनों को खिला सकते हैं ओपनिंग में। फिंच आ सकते हैं, फिंच को फिनिशर के लिए और भी कर सकते हैं। नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता कि फिंच ऐसा फिनिशर में आएंगे तो ऐसा ओपन ही करेंगे वो। अगर देवदत्त पडिक्कल खेलते हैं तो पार्थिव पटेल का चांस हट जाएगा, और पार्थिव पटेल के हटने से एबीडी को विकेट कीपिंग करना पड़ेगा। एबी डिविलियर्स ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। अगर फिंच क्लिक कर जाते हैं, फिंच बेसिकली बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, T20 के तो है ही। तो देखते हैं शुरुआत के मैचों में कैसा रहता है। और अगर वही मैंने बोला कि अगर ये टीम शुरू के 5 मैचों में 3 मैच जीत जाती है तो ये एंटायरली डिफरेंट टीम लगेगी हम। जी। बट और भी इनके पास जो टीम कितना भी अच्छा हो, नहीं तो जो प्लेयर्स अच्छा हो, टीम सिलेक्शन बहुत जरूरी है, अच्छा जरूरी है। आपको याद होगा लास्ट बार जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जो मैच हुआ था आरसीबी का, उन्होंने सिर्फ एक स्पिनर के साथ आरसीबी उस पिच में चेन्नई सुपर किंग्स स्पिनर खिलवाया था। उनके पास रिसोर्स था, वाशिंगटन सुंदर था, टीम सिलेक्शन में उन्होंने नहीं रखा था। वो बहुत क्लोज कैरिंग मैच था। उन्होंने मोइन अली को 4 ओवर मैच में ओवर किया था, और स्माइल ने भी 4 ओवर किया था, काफी कंट्रोल किया। स्पिनर ही नहीं था। मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जैसा कि देशपांडे सर ने भी यही बोला कि मोइन अली और नीतीश भैया ने बोला कि क्रिस मॉरिस, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट में काम करेंगे और बहुत क्रूशियल टाइम पे बॉलिंग बैटिंग करेंगे। हाँ, और ऐसा फ्लोटर का रोल भी प्ले कर सकते हैं। यस जैसे टॉप ऑर्डर में भी ये कभी ओपनिंग भी कर सकते हैं, मोइन अली जो हमने देखा था। यस काफी अच्छा रन स्कोर कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही वन डाउन भी भेज सकते हैं, और नहीं तो आपको फिनिशर का रोल भी प्ले कर। बट अगेन विराट का कैप्टनसी में आती है छोटी सिलेक्शन के साथ, क्यों है हमेशा प्रेशर में आ सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा यही इसी चीज में कि जो भी आरसीबी जिस भी कॉम्बिनेशन साथ उतरे, मिनिमम 4 मैचेस सेम कॉम्बिनेशन अगर वो कंटिन्यू रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बार बार जल्दी बदलाव ना करें। जिसके ऊपर वो फेथ दिखा रहे हैं उसके ऊपर अगले 4-5 मैचों तक फेथ रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, आखिरी मैं यही कहना चाहूंगा, चेंजेस जैसे आपने मेंशन किया नीतीश भैया, तो ये चेंजेस कई बार पॉजिटिव रहे। अगर इंडियन टीम की बात करें तो वो जैसे टेस्ट मैच की बात करें, चाहे ओडीआई की बात करें, नहीं पॉजिटिव देखो, चेंजेस कई बार पॉजिटिव होते हैं पर नेगेटिव। पर एक जो छाप बन गई है विराट कोहली और रवि शास्त्री की कॉम्बिनेशन की, अगर टीम इंडिया की बात की जाए तो कि बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। और ये इसीलिए हम वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, इसीलिए हम अपना नंबर 4 सही तरीके से खड़ा नहीं कर पाए, जो वर्ल्ड कप हारने का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल लगभग ये कहना चाहूंगा 93 मिनट हो चुके हैं, लगभग 93 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट और हम लोग रख सकते हैं। इस बीच में अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आपस में एक दूसरे से करें, क्योंकि ज्यादा लंबा हो गया कार्यक्रम। डेथ बॉलिंग को मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा भैया, इसका आरसीबी का डेथ बॉलिंग को थोड़ा सा मैं हाईलाइट, एक मेरे पास स्टैट्स है टूर्नामेंट का, जो डेथ बॉलिंग का जो रन रेट बोल रहे हैं, इकोनॉमी बोल रहे हैं, 10.17 पूरे टूर्नामेंट का, पूरी टीमों का जी। आरसीबी का 11.23, 11.87, ये बहुत बड़ा फैक्टर है डेथ बॉलिंग का।
बॉलिंग निश्चित रूप हमेशा से। से ही प्रॉब्लम रही है आरसीबी की, और इस बार देखते हैं इस बार क्या करते हैं विराट। देखते हैं सर, आरसीबी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो विराट को भी बहुत ज्यादा फॉलो करने हैं। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि आरसीबी भी इस टूर्नामेंट को जीते। बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन बना रहेगा तो टूर्नामेंट का मजा अलग आएगा। प्रमोद सर, लास्ट 1 or 2 मिनट्स है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप रखिए, फिर इस कार्यक्रम को क्लोज करेंगे। आपका वॉइस नहीं आ रहा प्रभु सर। हेलो, आ रही है अभी? हाँ हाँ, अब आ रही है। आरसीबी का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है दैट इज विराट कोहली, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है तो विराट कोहली का उतना बड़ा प्लेयर होना और उसका एग्रेशन और कंट्रोल लेवल जो एक धोनी से विराट कोहली को अलग बनाती है, दैट इज कंट्रोल ऑन द हेड। तो अगर इस चीज को ओवरकम कर जाते हैं और टीम सिलेक्शन पे अगर किसी एक्सपीरियंस्ड अपने कलीग्स के साथ में, खासकर जैसे फिंच का टीम सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है, एबीडी कैप्टेंसी के लिए यूज उतने ज्यादा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने काफी कैप्टेंसी साउथ अफ्रीका के लिए ओडीआईस के लिए किए, तो आप उसको कंसीडर करें। अगर मैंने पहले ही कहा था सेशन के स्टार्ट में कि विराट कोहली का टीम सिलेक्शन दैट इज अगर 3 में बोले तो सबसे पुअर है। और एक अच्छी चीज बहुत है, लेकिन इस बार उनके पास में मोइन अली प्लेयर टू वॉच इन द आरसीबी दिस ईयर, और वो बहुत बड़े इस बार के मैच विनर साबित हो सकते हैं उनके लिए। जी निश्चित रूप से। मेरे ख्याल से आज का डिस्कशन इतना काफी है आई थिंक, और अगर आई थिंक लगभग 96 मिनट्स हो चुके हैं, सेंचुरी बस मारने वाले हैं हम लोग, नर्वस 90s में रोकना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो इसमें एक चीज यार नीतीश जी, आपने तो सबसे पूछ लिया, आपके टॉप 2 प्लेयर्स यानी एक बैट्समैन टू वॉच इन द टूर्नामेंट एंड द बॉलर टू वॉच इन द टूर्नामेंट, ये कौन से रहेंगे? जो मैं अगर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप पे पूछ रहा हूँ सपोज। देखिए, बैट्समैन में तो मैं फिर से विराट कोहली को ही रखना चाहूंगा, क्योंकि इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि विराट कोहली, अभी इंडिया ने बहुत दिनों से मैच नहीं खेला है कोरोना काल की वजह से, और जो लास्ट सीरीज इंडिया ने खेली थी उसमें टेस्ट सीरीज में विराट कोहली फ्लॉप हो गए थे। तो निश्चित रूप से वो फिर से अपने आप को, और ऐसे समय में जब विराट कोहली जब खराब समय से आते हैं तो वो अपने आप को और ज्यादा प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से विराट कोहली को ही मैं ये दूंगा कि वो शायद आई थिंक पर्पल कैप रहती है या ऑरेंज कैप रहती है जो बल्लेबाज के लिए रहती है, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप के लिए नंबर 1 कंटेंडर तो विराट कोहली ही होंगे। और पर्पल पे किस पे जाते हैं? पर्पल में अगर आप इंडियन बॉलर की बात करेंगे कि अगर कि सबको लेना है, इंडियन और अब्रॉड आप सारे कंसीडर कर सकते हैं, तो मैं फिर से भुवनेश्वर कुमार ऊपर ही दाव लगाऊंगा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार के पास नकल बॉल भी है, पेस भी है, स्विंग भी है, और अच्छी स्लोअर वन भी करते हैं, और यूए की पिचेस में बिल्कुल ये सब कारगर साबित होने वाले हैं। बहुत थिंकिंग प्लेयर है वो, काफी बिल्कुल एशियन कंडीशंस में बहुत यूजफुल है भुवनेश्वर कुमार, बिल्कुल थिंकिंग प्लेयर भी हैं, और वो आप जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ी सी और चीज मैं बदलना चाहूंगा कि हर कंडीशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। स्विंगिंग कंडीशन में भी उनका कोई जवाब नहीं है। वहां तो किंग हो जाते हैं, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला जो एटमॉस्फेयर है उसमें तो वो फिर बेस्ट बॉलर है। बिल्कुल बात तो सही है। बिल्कुल मेरा भी स्टेक तो भुवनेश्वर पे ही था और विराट पे ही था, बट ऑब्वियस अब विराट कोहली का देखो, रोहित शर्मा भी यहाँ पर हो सकते थे, पर मैं विराट कोहली को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि विराट कोहली का जो
आईपीएल फॉर्म है, रोहित शर्मा की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा है, ज्यादा नहीं काफी और ज्यादा अच्छा रहा है एक्चुअली। और विराट कोहली, मैंने वही कहा कि न्यूजीलैंड में जो 4 इनिंग थी उनकी 2 टेस्ट मैचेस की, वो बुरी तरीके से फ्लॉप थी, और वनडे में भी वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से वो ऐसे प्लेयर है, चैंपियन प्लेयर है वो, और बहुत जल्दी खराब पैच से उबरना जानते हैं वो। बिल्कुल। तो प्रभोज सर, आपने क्वेश्चन करके सेंचुरी भी लगभग करा ही दी है। 100 मिनट्स होने वाले हैं हमारे कार्यक्रम को, और फिनिश भी 100 मिनट्स हो भी गए हैं। हेलो हेलो, हाँ भैया, हेलो। वो उनका कनेक्शन हो रहा है। तो हेलो। हाँ, एक मिनट। तो आई थिंक यहीं पर अपना कार्यक्रम को अब रोकना चाहिए, और मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त डिस्कशन हुआ है और जबरदस्त बातें निकल कर सामने आई हैं। और ये जरूर कहना पड़ेगा कि आज वर्ल्ड इंजीनियर्स डे है, और आप इंजीनियरों ने एकदम डेटा रिट्रीव करके निकाला है। डेटा, जबरदस्त डेटा माइनिंग किया आप लोगों ने, और बहुत बढ़िया रिव्यू दिया है। और कर दिया मतलब हमने। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप लोगों ने, लग रहा है कि मतलब जो जिस तरीके से कन्वर्सेशन हुआ है, जिस तरह से क्वेश्चंस हुए हैं, और सब ने एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन भी जरूर किया है, तो सब जबरदस्त तैयारी के साथ आए थे और मजेदार सेशन रहा। बढ़िया सर, मजा आया भैया, बिल्कुल बहुत और बढ़िया। बहुत मजा आया, और मेरे को भी बहुत चीजें, और कुछ देखो क्या होता है जब अपन बात करते हैं, जब मिक्सअप होते हैं, तो बहुत सारी नई चीजें पता रहती है। मेरे को भी बहुत सारी नई बातें पता लगी, और सबका मतलब सोच का तरीका पता लगा कि आप अपनी टीम को, जो टीम आपने चुनी थी, उसके बदले पर क्या सोचते हैं, और क्या इसमें से हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रभु सर फिर से शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा सेशन था। मैं आप सभी को, विवेक जी, नागराजन जी, प्रबोध जी, प्रियेश जी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत मजेदार सेशन था। और निश्चित रूप से थैंक यू भैया, जिस तरह का ये सेशन था, उसी तरीके का धमाकेदार आईपीएल होने वाला है। बिल्कुल, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बस देखिए। और मुझे ये लगता है कि आईपीएल स्टार्ट हो, और जो कोरोना को लेकर सबके दिमाग में जो नेगेटिविटी आ गई है, उससे बाहर आने में मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। लोग कोरोना को थोड़ा भूलना चालू करेंगे, तो वो अपने आप पॉजिटिविटी आएगी, और जो एक मन में नेगेटिविटी आई है कि हमको हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो थोड़ा सा दूर होगा उससे। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा सेशन था, और इसी के साथ मैं कार्यक्रम को फिर समाप्त करता हूं। और जितने दर्शक जो जुड़े हमारे साथ, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को देखो, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, और सभी को मैं अपनी तरफ से गुड नाइट कहता हूं। और जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट, क्लोज कर रहा हूँ। गुड नाइट। ओके।